गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए जी बच्चों, स्वागत है सबका हमारी क्लास में। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। हाँ, नोट्स चला देना यार, वो ग्रुप में आ गए हम। मेरा ऑडियो वीडियो प्रॉपर है तो एक बार ओके करें मेरे को। इस पंखा चल रहा है क्या यार, एसी? नोट्स मिल गए क्या आपको ग्रुप में? हैं? जूम शशांक सर के नाम से जो ग्रुप बना उसमें हो गया आप? आप मेरे को भेज दो ना व्हाट्सएप पे, हेलो करके मैं भेजता हूँ। मेरी आपकी वीडियो बहुत डल आ रही है। ये वीडियो ऐसी आती है क्या? इसमें कोई लाइट वाइट नहीं है क्या ऊपर? ये कोई नया स्टूडियो है बेटा। अब बताओ, थोड़ा सही आ रहा है क्या? चलो, मंगा लो जल्दी से नोट्स। एक मिनट रुके, नोट्स चला रहे हैं। हाँ हाँ, आ जाओ। ठीक है, थैंक यू भैया। हाँ जी बच्चों, चलिए स्वागत है सबका हमारी क्लास में। गुड मॉर्निंग, राधे राधे सबको। शुरू स्टार्ट करेंगे क्लास को। होप सो सबको ऑडियो वीडियो प्रॉपर आ रहा है। ठीक है, एक बार ऑडियो और वीडियो मेरा प्रॉपर है तो एक बार ओके करें मेरे को। स्टूडियो थोड़ा अच्छा नहीं है बेटा मेरे पास आज। चलिए, तो दोस्तों आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट। ठीक है, आइए जी, इस चैप्टर पे हम चर्चा करेंगे जिसका नाम है
एक मिनट। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट। तो दोस्तों देखो, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट हमारा जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट जो दोस्तों हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ये चैप्टर किससे रिलेटेड है वो भी अपन एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट, डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स इस पूरे चैप्टर का नाम है। ये चैप्टर दोस्तों एक तरह से लॉ इंटरप्रेट करने का एक टॉपिक इसमें बताया गया है कि दूसरे जो भी लॉज हैं हमारे इंडिया में, दूसरे जो भी एक्ट हैं, उनको किस तरह से हम बढ़िया तरीके से, बेहतर तरीके से इंटरप्रेट कर सकें। इससे रिलेटेड कुछ रूल्स हमारे इस चैप्टर में बताए गए हैं, जिसका नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट, डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। इस चैप्टर में मैं आपको नोट से भी कवर कराऊंगा, मॉड्यूल से भी कुछ चीजें कवर कराऊंगा। तो आप नोट्स तो पूरे पढ़ने ही पढ़ने हैं, मॉड्यूल से जो मैं आपको कवर कराऊं वो चीजें आप अंडरलाइन जरूर कर लेना, ठीक है। मॉड्यूल में वो जो जो चीजें मैं आपको कराऊं वो अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी टिपिकल चैप्टर एक्चुअली में। तो मॉड्यूल से आप पढ़ पाओगे, मॉड्यूल से आप नहीं कर पाओगे तो जिस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, नोट्स मॉड्यूल में जो टिक मार्क करा है उस हिसाब से आप पढ़ोगे तो इजीली कवर हो जाएगा। आइए दोस्तों, ये जो चैप्टर है देखो, इसमें लिखा हुआ है कि इस चैप्टर के अंदर हमको टोटल जो है 3 टॉपिक्स दोस्तों कवर करने हैं। इन दिस चैप्टर 3 टॉपिक्स आर देयर। सबसे पहला है दोस्तों नंबर 1, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। हमको सबसे पहला टॉपिक रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन देखना है। दूसरा टॉपिक हमको डियर देखना है इंटरनल एड्स एंड एक्सटर्नल एड्स। और तीसरा टॉपिक हमको देखना है रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ डीड्स। सो ऐसे करके टोटल 3 टॉपिक्स हमको देखने हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो डियर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारा रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, ठीक है। रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, और रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में नंबर 1 रूल देखो हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला रूल है रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में, जिसका नाम है दोस्तों रूल ऑफ इजुजडम जेनरिस। क्या नाम है इसका? रूल ऑफ इजुजडम जेनरिस, ठीक है। इस पहले रूल का नाम है रूल ऑफ इजुजडम जेनरिस। थोड़े अद्भुत नाम है, अटपटे नाम है। आईसीआई का जो हमारा मॉड्यूल है, ठीक है, उस आईसीआई के मॉड्यूल में आपको इजुजडम जेनरिस कहां मिलेगा वो भी मैं एक बार आपको बता देता हूं, तो साथ में आप मिलाते हुए चलना। रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन पढ़ रहे हैं तो उसमें आप देखेंगे पेज नंबर आपको मिलेगा ये वाला, रूल्स ऑफ इजुजडम जेनरिस 4.20 पे, ठीक है। 4.20 पे होप सो सारे लोग आ गए। देखो यहां पर है रूल ऑफ इजुजडम जेनरिस। तो क्या कहता है इजुजडम जेनरिस का रूल? दोस्तों इजुजडम जेनरिस का रूल ये कहता है, यदि कहीं पर कुछ क्या दिए गए हैं, यदि कहीं पर स्पेशल वर्ड्स दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, कहीं पर कुछ स्पेशल वर्ड्स दिए गए हैं, और उन स्पेशल वर्ड्स के बाद में कुछ जनरल वर्ड्स का रेफरेंस आ रहा है। कहीं पर कुछ स्पेशल वर्ड्स दिए गए हैं और उन स्पेशल वर्ड्स के बाद में जनरल वर्ड्स का रेफरेंस आ रहा है। तो दोस्तों जनरल वर्ड्स जो है वो अपना रेफरेंस कहां से लेंगे? जनरल वर्ड्स अपना रेफरेंस स्पेशल वर्ड्स से लेंगे। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यदि कहीं पर कोई स्पेशल वर्ड्स दिए गए हैं, स्पेशल वर्ड्स के बाद में कुछ जनरल वर्ड्स लॉ में यूज किए गए हैं, तो जनरल वर्ड्स अपना कलर कहां से लेंगे? किस जनरल वर्ड्स अपना मीनिंग कहां से लेंगे? तो दोस्तों जनरल वर्ड्स अपना मीनिंग स्पेशल वर्ड्स से लेंगे। सर बात जरा हमें अच्छे से समझ में नहीं आई। चलिए दोस्तों एक एग्जांपल देता हूं मैं। देखिए डियर, आप मुझे बताओ, मैं आपको ये कहता हूं कि मुझे माधुरी दीक्षित, हेमा मालिनी, मुझे माधुरी दीक्षित, हेमा मालिनी, रेखा रेखा एट्स एंड अदर एटसेट्रा एटसेट्रा एक्ट्रेसेस एटसेट्रा एक्ट्रेसेस बहुत पसंद है। तो बताओ एटसेट्रा एक्ट्रेस में कौन कौन सी एक्ट्रेस आएंगे बेटा?
हाँ जी बच्चों, जल्दी से मैं आपसे जवाब चाहता हूं। मैं आपको कहता हूं कि मुझे माधुरी दीक्षित, हेमा मालिनी, रेखा और एटसेट्रा एक्ट्रेसेस पसंद है। तो एटसेट्रा एक्ट्रेसेस में कौन कौन सी एक्ट्रेस आएंगी? बॉलीवुड वाली? अरे बॉलीवुड, बिल्कुल सही कह रहे हो। 1890s की, अच्छा मधुबाला। चलिए, उस टाइम की एक्ट्रेस, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया, 90s की एक्ट्रेस। तो देखो डियर, ये माधुरी दीक्षित, हेमा मालिनी, रेखा, ये दोस्तों स्पेशल वर्ड्स हैं। क्या हैं ये? स्पेशल वर्ड्स हैं। और इसके बाद में एटसेट्रा एक्ट्रेसेस लिखा गया है। तो एटसेट्रा एक्ट्रेसेस जो है वो एक जनरल वर्ड्स है। तो देखिए, यदि लॉ में कहीं पर स्पेशल वर्ड्स दिए गए हैं और उन स्पेशल वर्ड्स के बाद में यदि कुछ जनरल वर्ड्स दिए गए हैं, तो जनरल वर्ड्स अपना कलर कहां से लेंगे, या जनरल वर्ड्स का मीनिंग किसके रेफरेंस में समझा जाएगा? स्पेशल वर्ड्स के रेफरेंस में समझा जाएगा। यानी एटसेट्रा एक्ट्रेसेस में बताओ क्या आएगा? जो जन स्पेसिफिक वर्ड्स जो हमारे थे उससे रिलेटेड समझा जाएगा। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं। बेटा, हमारे इंडिया का लॉ कहता है आप घर के अंदर डॉग, कैट, काउ, बफेलो एंड अदर एनिमल्स रख सकते हैं। हमारे इंडिया का लॉ कहता है कि आप घर में डॉग, कैट, काउ, बफेलो एंड अदर एनिमल्स रख सकते हैं। तो दोस्तों मुझे बताओ कि अदर एनिमल्स के अंदर क्या शेर आएगा या नहीं आएगा? अदर एनिमल में शेर आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। तो देखो दोस्तों, डॉग, कैट, काउ, बफेलो, ये सारे स्पेसिफिक वर्ड्स हैं। और इस स्पेसिफिक वर्ड्स के बाद में अदर एनिमल्स वर्ड आ रहा है। तो अदर एनिमल्स तो एक जनरल वर्ड्स हो गया। तो जनरल वर्ड्स, अब यदि स्पेसिफिक वर्ड्स के बाद में कुछ जनरल वर्ड्स आ रहे हैं, तो जनरल वर्ड्स अपना कलर स्पेसिफिक वर्ड्स से लेंगे। यानी जो वर्ड्स उनके प्रीसीडिंग वाले वर्ड्स हैं, जो स्पेशल वर्ड्स हैं, उनके रेफरेंस में जनरल वर्ड्स का मीनिंग समझा जाएगा। होप सो गाइज आपको मेरी बात समझ में आ गई है। चलिए आगे मैं आपको और एग्जांपल देता हूं। दोस्तों मान लीजिए कोई बच्चा ये कहता है कि उसे दूध, दही, छाछ, लस्सी एंड अदर आइटम्स बहुत पसंद है। दूध, दही, छाछ, लस्सी एंड अदर आइटम्स बहुत पसंद है। तो क्या अदर आइटम्स के अंदर, हाँ जी बच्चों, क्या अदर आइटम्स के अंदर बियर आएगी या नहीं आएगी? नहीं आएगी। तो होप सो गाइस समझ गए हैं आप। यही इज्जुजडम जनरस है मोटा मोटी, कि यदि कहीं पर स्पेसिफिक वर्ड्स हैं और स्पेसिफिक वर्ड्स के आगे क्या पता वो भी पसंद हो। अच्छा, हो सकता है बट चलो रहने दो। चलिए, तो समझ गए होंगे आप, स्पेसिफिक वर्ड्स के बाद में स्पेशल वर्ड्स हैं, सॉरी स्पेसिफिक वर्ड्स के बाद जनरल वर्ड्स हैं। तो जनरल वर्ड्स अपना कलर स्पेसिफिक वर्ड्स से लेंगे। चलिए दोस्तों, फटाफट एक बार ये रूल देखो क्या लिखा हुआ है। यहां पे लिखा हुआ है द वर्ड इज्जुजडम जेनरिस। द वर्ड इज्जुजडम जेनरिस मींस थिंग्स ऑफ सेम काइंड। सेम तरह की जो चीजें होती हैं वही एक तरह से आपकी इज्जुजडम जेनरिस होती हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है इफ सम स्पेसिफिक वर्ड्स आर यूज्ड। यदि कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स यूज किए गए एंड आफ्टर द स्पेसिफिक वर्ड्स सम जनरल वर्ड्स आर यूज्ड, then general words would take their color from specific words. That is, general words shall be interpreted according to the specific words. यानी जो जनरल वर्ड्स हैं वो स्पेसिफिक वर्ड्स के अकॉर्डिंग क्या किए जाएंगे दोस्तों? अंडरस्टैंड किए जाएंगे। समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल मॉड्यूल में नहीं है, मैंने एग्जाम्पल दे रखा है, देखो। फॉर एग्जाम्पल, द लॉ ऑफ इंडिया परमिट टू कीप डॉग, कैट, काउ, बफेलो एंड अदर एनिमल्स एट होम। Here other animal doesn't mean wild animals like tiger and loin. यहां पर अदर एनिमल का मतलब टाइगर और लॉइन वाइल्ड एनिमल से नहीं होगा। चलिए सर, इतनी बात तो हमें समझ में आ गई है। अब अगला टॉपिक है दोस्तों इसमें अप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस रूल। ये रूल कहां पर अप्लीकेबल होता है, सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं। ठीक है, ये रूल कब अप्लीकेबल होगा? देखो दोस्तों, ये रूल कब अप्लीकेबल होगा? सबसे पहले तो वेयर स्पेसिफिक वर्ड्स बिलोंग टू सेम कैटेगरी। जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं वो सेम कैटेगरी से बिलोंग होने चाहिए, तभी ये वाला रूल जो है वो अप्लाई होगा, अदरवाइज ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। दोस्तों मान लीजिए गवर्नमेंट ये कहती है कि हम
फैन पर, ट्यूबलाइट पर, हम फैन पर, ट्यूबलाइट पर, कूलर पर, एसी पर एंड अदर आइटम्स पर की सेल पर 18% जीएसटी लगाएंगे। 18% जीएसटी लगाएंगे। तो क्या आप अदर आइटम का मतलब निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते? गवर्नमेंट ने कहा है हम फैन पर, ट्यूबलाइट पर, कूलर पर, एसी पर एंड अदर आइटम्स पर 18% जीएसटी लगाएंगे। तो क्या आप बताओ अदर आइटम्स का मतलब निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? बिल्कुल सही कहा, आप यूज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट कहती है हम फैन पर, मोबाइल पर, हम फैन पर, मोबाइल पर, शूज पर, बुक्स पर, हम फैन पर, मोबाइल पर, शूज पर, बुक्स पर, फर्नीचर पर एंड अदर आइटम्स पर 18% जीएसटी लगाएंगे। तो दोस्तों इस बार बता दो, क्या आप अदर आइटम्स का मतलब निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। यानी ये जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं वो सेम कैटेगरी के होने चाहिए दोस्तों। यदि वो अलग अलग कैटेगरीज के हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के हैं, तो हम वहां पर इज्जुस्डम जनरिस वाला रूल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। होप सो गाइज यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ गई है कि सबसे पहले तो स्पेसिफिक वर्ड सेम कैटेगरी के होने चाहिए। अच्छा, उसके बाद में अगला और कहां कब अप्लाई होता है? वेयर स्पेसिफिक वर्ड्स डू नॉट एग्जॉस्ट ऑल कैटेगरीज। जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं वो पूरी कैटेगरी को एग्जॉस्ट नहीं करने वाले होने चाहिए। ठीक है, स्पेसिफिक वर्ड्स जो हैं वो पूरी कैटेगरी को एग्जॉस्ट नहीं करेंगे। एग्जॉस्ट नहीं करेंगे इसका मतलब क्या हुआ? डियर देखो, कुछ डेफिनेशंस आपको मैंने बताया मीन्स से स्टार्ट होती है और कुछ डेफिनेशन इंक्लूड से स्टार्ट होती है। यदि डेफिनेशन मीन्स से स्टार्ट हो रही है इसका मतलब वो डेफिनेशन एग्जॉस्टिव है। जो लिखा हुआ है केवल वही आएगा, उसके अलावा दूसरा उसमें दूसरी चीजें नहीं आएंगी। ठीक है, तो मीन्स लिखा हुआ है इसका मतलब जो लिखा हुआ है केवल वही, और इंक्लूड लिखा हुआ है इसका मतलब इसमें ये भी चीज इंक्लूड होगी, यानी इसके अलावा और भी चीजें आ सकती है। तो यदि मान लो कहीं पर लॉ में दोस्तों क्या लिखा हुआ है, मीन्स से किसी डेफिनेशन की स्टार्टिंग हो रही है, तो वहां पर आप इज्जुस्डम जनरिस नहीं लगा सकते। जैसे कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है रिलेटिव मीन्स, तो उसमें लिखा हुआ है फादर, मदर, डॉटर, सन, सिस्टर, ब्रदर, डॉटर और सन के स्पाउस, ठीक है, खुद का स्पाउस, एचयूएफ का मेंबर, बस ये लिखा हुआ है। तो क्या आप इतना लिखा हुआ उसके अलावा और कोई उसमें रिलेटिव की डेफिनेशन में कुछ आप प्लस माइनस कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मीन्स वर्ड है। तो वो यदि मान लो स्पेसिफिक वर्ड्स आपकी कैटेगरी को एग्जॉस्ट करते हैं कि मीन्स वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब वो कैटेगरी को एग्जॉस्ट कर रहे हैं, तो उस केस में आप वहां पर इज्जुस्डम जनरिस नहीं लगाओगे। उन वर्ड्स के अलावा और कोई वर्ड्स आप इंक्लूड करने की हिम्मत नहीं करोगे। होप सो गाइज आपको समझ में आ गई है ये बात। अच्छा, अगला देखो इसमें है नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस रूल, कि भाई ये रूल कहां पर अप्लाई नहीं होता है। तो चलो जी, ये रूल कहां पर अप्लाई नहीं होता है वो देख लेते हैं। इसमें दो ही पॉइंट करने, तीसरा काट देना, नए मॉड्यूल से हट चुका है वैसे ही। देखो, पहला तो है स्पेसिफिक वर्ड्स बिलोंग टू डिफरेंट कैटेगरीज। वही कि यदि स्पेसिफिक वर्ड्स अलग अलग कैटेगरी से हैं तो आप बताओ इज्जुस्डम जनरिस वहां पे नहीं लगा सकते। ठीक है, और दूसरा वेयर स्पेसिफिक वर्ड्स एग्जॉस्ट ऑल कैटेगरीज, जहां पर मीन्स वर्ड आ गया, यदि स्पेसिफिक वर्ड्स पूरी कैटेगरी को ही एग्जॉस्ट कर लेते हैं तो वहां पर भी दोस्तों आप इज्जुस्डम जनरिस वर्ड, इज्जुस्डम जनरिस जो रूल है वो अप्लाई नहीं कर सकते। होप सो गाइज आपको मेरी बात बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहां तक देखो अपन पढ़ चुके हैं। सबसे पहले अपन ने रूल पढ़ा, रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन में इज्जुस्डम जनरिस। तो इज्जुस्डम जनरिस में हम लोगों ने क्या पढ़ा? यदि कहीं पर कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं और स्पेसिफिक वर्ड्स के बाद कुछ जनरल वर्ड्स है तो जनरल वर्ड्स अपना कलर स्पेसिफिक वर्ड से ले लेंगे, यानी उनसे जो प्रीसीडिंग वाले वर्ड्स हैं उनसे उनका मीनिंग निकाला जाएगा। अब आईसीआई का मॉड्यूल देखो क्या लिख रहा है वो देख लो आप। इसमें केवल आपको दोस्तों ध्यान रखना, यहां से लेके बोल्ड लेटर दिया हुआ है वो आप पढ़ सकते हो, बाकी जो मैंने मॉड्यूल में दिया हुआ है वो एक बार आप देख लेना। ठीक है, चलिए क्या लिखा हुआ है? वेयर स्पेसिफिक वर्ड्स pertaining to a class or category or genus are followed by general words, कि स्पेसिफिक वर्ड्स एक पर्टिकुलर क्लास के हैं और उसके बाद जनरल वर्ड्स आ रहे हैं, तो जनरल वर्ड शेल बी कंस्ट्रूड एज लिमिटेड टू थिंग्स ऑफ सेम काइंड एज दोज स्पेसिफाइड। तो कहने का मतलब जनरल वर्ड्स जो है वो किसके रेफरेंस में समझे जाएंगे?
जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं उनके रेफरेंस में समझे जाएंगे। ये वाली लाइन थोड़ी मॉड्यूल की और आप लिख देना, बाकी जो नोट्स में लिखा है वो तो आपको लिखना ही है, ठीक है। एग्जॉस्टिव का मतलब है मीन्स वर्ड यूज किया गया है, तो वहां पर तो बेटा जो लिखा हुआ है केवल वही लेते हैं ना, उसके अलावा कुछ और लगा नहीं सकते। तो देखो इसको बाद में समरी बताई गई, ये भी आप पढ़ सकते हो कि ये वाला दिस रूल यहां पर क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक वर्ड्स का इन्यूमरेशन होना चाहिए। स्पेसिफिक वर्ड्स जो होंगे वो आपकी एक ही क्लास और कैटेगरी के होंगे, वो क्लास और वो कैटेगरी एग्जॉस्टिव नहीं होनी चाहिए। मीन्स वर्ड लगा दिया इसका मतलब एग्जॉस्टिव है, आप वहां पर चाहकर भी जुस्डम जनरस नहीं लगा सकते। और चौथा, स्पेसिफिक वर्ड्स के बाद में क्या होना चाहिए, जनरल वर्ड्स होने चाहिए। होप सो गाइज आपको मेरी बात समझ में आ गई है। यहां तक आप बस मॉड्यूल से पढ़ लेना और बाकी जो मैंने नोट्स में पढ़ा है वो आप कर जाना। चलिए दोस्तों, रूल नंबर 1 हमारा खत्म हो गया जिसका नाम था रूल ऑफ एडजुस्टम जनरस। अब वापस अपन नोट्स में चलते हैं। चलिए दूसरा रूल देखो, अपन देखने की कोशिश करते हैं। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 देखो क्या है, रूल नंबर 2 है डियर रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। क्या लिखा हुआ है, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। अब ये रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन आईसीआई के मॉड्यूल में कहा है, तो वो मैं एक बार देखो आपको बता देता हूं, शुरू में होगा वो, सेकंड नंबर रूल है मॉड्यूल में वैसे अपने, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। ये रहा बच्चों, पेज नंबर है आपका 11 पे देख लेना इस चैप्टर के, ठीक है, 4.11 पे एट द बॉटम। होप सो गाइज आपको मिल चुका है रूल ऑफ ये रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। आइए समझने की कोशिश करते हैं रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। पहले अपन नोट से देख लेते हैं, फिर मॉड्यूल में जो जो अंडरलाइन कराऊं वो भी आप कर जाना। डियर रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन की देखो अपन बात करें क्या लिखा हुआ है, तो हाँ जी बच्चों, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन ये कहता है शब्दों पर नहीं जाना चाहिए आपको, शब्दों पर नहीं जाओ, शब्दों की भावनाओं पर जाओ, कि कवि की भावनाएं क्या हैं उसको ध्यान में रखो, उसके वर्ड्स क्या हैं उसको ध्यान में नहीं रखना चाहिए। यानी लॉ मेकर का इंटेंशन क्या है उसको हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए, न कि वर्ड्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 पढ़ा था कंपनीज एक्ट का, उसमें पढ़ा था प्रॉक्सी कैन नॉट स्पीक एट मीटिंग। तो आप मुझे बताओ, प्रॉक्सी कैन नॉट स्पीक एट मीटिंग पढ़ा था अपन ने, याद आ रहा है आपको। अब मान लो प्रॉक्सी को बेचारे को क्या जाना है, सुसु जाना है मीटिंग के अंदर, तो क्या उसके लिए भी नहीं बोल सकता? बाकी मेंबर बोलेंगे नहीं 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 बैठ जा भैया बैठ जा, तू तो बोल ही नहीं सकता। तो दोस्तों प्रॉक्सी कैन नॉट स्पीक एट मीटिंग, तो यहां पर दो मीनिंग निकल रहे हैं। देखो, एक मीनिंग तो है बिल्कुल ही नहीं बोल सकता, दूसरा है कंपनी के मैटर पे नहीं बोल सकता, दो मीनिंग निकल रहे हैं। तो इस केस में हमें वो मीनिंग यूज में लेना चाहिए जिससे लॉ का इंटेंशन सेटिस्फाई हो। देखो यदि हम बोलेंगे बोल ही नहीं सकता, तो भैया इससे लॉ का क्या इंटेंशन सेटिस्फाई हो रहा है? हाँ, कंपनी के मैटर पे नहीं बोल सकता, इससे लॉ का जो इंटेंशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है। समझ गए? तो रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कई बार लॉ में जो वर्ड्स दिए गए हैं उनको मत समझो आप, उनके पीछे की भावनाएं क्या है, लॉ मेकर के इंटेंशन क्या है, उसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, न कि आपको शब्दों को ध्यान में रखना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन वहीं पर अप्लाई होगा जहां पर लॉ की लैंग्वेज एम्बिगुअस है। एम्बिगुअस मतलब उसमें एम्बिग्विटी है, मतलब उसके दो पॉसिबल मीनिंग निकल रहे हैं। जैसे मान लो प्रॉक्सी कैन नॉट स्पीक एट जनरल मीटिंग, तो उसके दो पॉसिबल मीनिंग निकल रहे हैं। पहला मीनिंग ये है कि प्रॉक्सी बोल ही नहीं सकता, दूसरा मीनिंग ये है कि अच्छा कंपनी के मैटर के बारे में नहीं बोल सकता। तो उस केस में आप वो वाला मीनिंग लो जो लॉ का इंटेंशन सेटिस्फाई करता है, लॉ की द्वारा प्रोवाइड की गई रेमेडी को एडवांस करता है। अब यदि मान लो किसी कोई लॉ पढ़ रहे हैं उसमें दो मीनिंग निकल ही नहीं रहे, जैसे प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर होते हैं, तो 2 का मतलब 2, अब उसमें जो लिखा हुआ है वही तो लेंगे, आप उसमें कुछ और प्लस माइनस सोचोगे तो उसका भी वही मतलब निकल रहा है। क्या निकल रहा है? क्या कुछ और मीनिंग निकल रहा हो? तो जहां पर लॉ की लैंग्वेज बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल सिंपल है, वहां पर रीजनेबल नहीं लगाते हैं, वहां पर तो जो लिखा हुआ है वैसा ही समझ लेते हैं अपन। लेकिन जहां पर लॉ की लैंग्वेज टिपिकल है, जहां पे लॉ की लैंग्वेज में एम्बिग्विटी है,
वहां पर दोस्तों हमको क्या करना चाहिए, जो वर्ड्स हैं उसको डिस्कार्ड करना चाहिए, और लॉ मेकर का इंटेंशन क्या है, उस इंटेंशन के सहारे हमें अल्टीमेट कंक्लूजन पे पहुंचना चाहिए कि यस, शायद ये लॉ मेकर का इंटेंशन था। दिस इज ऑल अबाउट रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। आइए दोस्तों क्या लिखा हुआ देखो, हाँ जी, इसमें एक देखो लिखा हुआ, अकॉर्डिंग टू दिस रूल द वर्ड ऑफ स्टेच्यू मस्ट बी कंस्ट्रूड। एक लेटिन फ्रेज है जो आपको याद करनी पड़ेगी, उतरेस उतरेस मैगिस वलीट कॉम पेरेथ। ठीक है, उतरेस मैगित वलीट कॉम पेरेट। देखो यहां पे लिखा हुआ है उतरेस की लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल द वर्ड्स ऑफ स्टेच्यू मस्ट बी कंस्ट्रूड उतरेस मैगिस वलीट कॉम पेरेट, मीनिंग देयर बाय दैट वर्ड्स ऑफ स्टेच्यू मस्ट बी कंस्ट्रूड सो एज टू लीड टू सेंसिबल मीनिंग। कंस्ट्रूड का मतलब होता है अंडरस्टूड करना या इंटरप्रेट करना, कि लॉ के वर्ड्स को इस तरह से समझो ताकि उसका सेंसिबल मीनिंग निकाला जा सके। होप सो गाइज आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अच्छा आगे देखो क्या लिखा है, इट इज ओनली व्हेन वर्ड्स ऑफ इनेक्टमेंट आर कैपेबल ऑफ टू कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब इंटरप्रिटेशन या मीनिंग। ये वाला रूल वहीं पे लगेगा जब वर्ड्स के दो मीनिंग निकल रहे हो। यदि एक ही मीनिंग निकल रहा है तो भाई जो लिखा हुआ वही ले लो ना आप। अच्छा, सबसे पहले तो इस केस में देखो क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है देन दैट इंटरप्रिटेशन विच फर्दर्स द ऑब्जेक्ट कैन बी प्रिफर्ड टू विच टू दैट विच इज लाइकली टू डिफीट और इम्पेयर द पॉलिसी और ऑब्जेक्ट। तो उस केस में आप वो इंटरप्रिटेशन यूज करो जो लॉ के ऑब्जेक्ट को फर्दर करता है, न कि लॉ की बताई गई रेमेडी को नुकसान पहुंचाता है। होप सो गाइज आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए मॉड्यूल में से तो मेरे हिसाब से आप इतना पढ़ लेना। अब जो नोट्स हैं उसमें देखो क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल वही द वर्ड्स ऑफ स्टैच्यू मस्ट बी कंस्ट्रूड उतरेस मैगित वलीस वलीद कॉम पेरेट, मीनिंग देयर बाई दैट वर्ड्स ऑफ स्टैच्यू मस्ट बी कंस्ट्रूड सो एज टू सेंसिबल मीनिंग। लॉ के वर्ड्स को आप इस तरह से समझो ताकि उसका दोस्तों क्या निकले, सेंसिबल मीनिंग लिखे। आगे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस रूल वन शुड नॉट फॉलो द वर्ड्स, ए पर्सन शुड गो बियॉन्ड द लेटर ऑफ वर्ड्स so as to find the real intention of lawmaker to make the provision sensible and effective। ठीक है, चलो ताकि आप इस तरह से अंडरस्टैंड करो ताकि लॉ के प्रोविजंस को क्या बनाया जा सके, सेंसिबल और इफेक्टिव बनाया जा सके। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल है कि एज पर सेक्शन 105 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ए प्रॉक्सी कैन नॉट स्पीक एट मीटिंग। तो इसमें लिखा हुआ है इट मींस प्रॉक्सी कैन नॉट स्पीक रिगार्डिंग द मैटर्स ऑफ कंपनी ओनली। प्रॉक्सी कंपनी के मैटर्स के बारे में नहीं बोल सकता है। ठीक है, अप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस रूल, ये रूल कहां पर अप्लीकेबल होता है, तो भाई देखो क्या लिखा हुआ है, वेयर कोर्ट फाइंड गिविंग द प्लेन मीनिंग टू द वर्ड्स विल नॉट बी फेयर और रीजनेबल बिकॉज इट वुड रिजल्ट इन इनजस्टिस टू ए पर्सन। तो दोस्तों प्लेन मीनिंग, प्लेन का मतलब है जो लिखा हुआ है केवल वही, तो जो लिखा हुआ है यदि आपने वही मीनिंग ले लिया तो किसी व्यक्ति के साथ इनजस्टिस हो जाएगा, उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। तो उस केस में बताओ क्या होता है, उस केस में ये रीजनेबल कंस्ट्रक्शन यूज किया जाता है। अच्छा आगे देखो क्या लिखा हुआ है, अगला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि वेयर द लैंग्वेज ऑफ लॉ इज नॉट प्लेन, जहां पे लॉ की लैंग्वेज प्लेन नहीं है, लैंग्वेज ऑफ लॉ कंटेन एम्बिग्विटी, लॉ की लैंग्वेज बड़ी मुश्किल है, एम्बिग्विटी है, तो कोर्ट बताओ क्या करेगा, द कोर्ट डिपार्ट फ्रॉम डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड अडॉप्ट द रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। तो कोर्ट उस केस में क्या करेगा, उस केस में कोर्ट जो है वो डिक्शनरी, जो प्लेन मीनिंग है डिक्शनरी में उसका क्या मतलब निकल रहा है उसको तो छोड़ देगा, और उसका रीजनेबल मतलब इंटरप्रिटेशन क्या निकलता है उस इंटरप्रिटेशन को वो यूज करेगा। अच्छा आगे लिखा हुआ है नॉन अप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस रूल, ये रूल कहां अप्लीकेबल नहीं होता है, तो भाई देखो इसमें लिखा हुआ है वेयर लैंग्वेज ऑफ लॉ इज वेरी सिंपल एंड प्लेन, जब लॉ की लैंग्वेज बहुत प्लेन और सिंपल है। जैसे प्राइवेट कंपनी में दो डायरेक्टर होते हैं, ओपीसी में एक ही मेंबर होता है, तो उसमें आप क्या रीजनेबल लगाओगे, एक होता है मतलब एक होता है बस। ठीक है, अच्छा एंड गिविंग द प्लेन मीनिंग टू द वर्ड्स विल नॉट रिजल्ट इनजस्टिस टू ए पर्सन, तो मतलब प्लेन मीनिंग दे दोगे जैसा लिखा हुआ है वैसा, उससे किसी के साथ कोई दिक्कत नहीं होनी, अन्याय नहीं होना, तो ठीक है जो लिखा हुआ है आप वही लगाओगे, दूसरा नहीं लगा सकते आप। लेकिन जहां पे लॉ की लैंग्वेज बड़ी मुश्किल है, एम्बिग्विटी है, आपको पढ़ के ऐसा लग रहा है पता नहीं लो ये कहना चाह रहा है या ये कहना चाह रहा है, तो उस केस में दोस्तों आपको लॉ का जो वर्ड्स है उसको छोड़ना चाहिए,
उसकी लॉ की भावनाएं क्या, इंटेंशन क्या है, उसको ध्यान में रख के ये इंटरप्रिटेशन निकालना चाहिए कि लॉ आखिर क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको समझ में आ गया रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन मेरे हिसाब से। हाँ जी बच्चों, दोनों रूल आपको समझ में आए या नहीं आए, हाँ या ना में जवाब दो। मुश्किल है थोड़ा सा समझना, क्योंकि एकदम थोड़े नए हैं, बच्चों को समझ में आते ही नहीं है, जनरली छोड़ के जाते हैं, पर दोनों रूल समझ में आ गया होगा। और मॉड्यूल, अच्छा एक चीज और बता दूं मैं, कुछ बच्चे देखो अभी भी जो है वो थोड़ा सा ऐप पे ऐसे डाउट पूछते रहते हैं कि सर जो है वो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं क्या, या मॉड्यूल की लैंग्वेज में लिखना जरूरी होता है। इन सारी चीजों के आंसर मैं आपको बहुत पहले ही दे चुका हूं, पहली क्लास में दे चुका हूं। ठीक है, वो आप सबको पता है, आप अपने आपको मॉड्यूल की लैंग्वेज याद नहीं हो रही है, आप मन की संतुष्टि के लिए मुझसे पूछना चाह रहे हैं, एक बार सर से कंफर्मेशन ले ले, तो उससे कुछ नहीं होगा। कैसे क्या लिखना है आप फाउंडेशन से पता है। दूसरा सवाल, सेक्शन सबसेक्शन लिखना होता है क्या, इसके बारे में मैं आपको पहले ही क्लेरिफाई कर चुका हूं। ठीक है, तीसरा सवाल जो आपका आएगा कि अदर लॉ में आपको जो नेगोशिएबल और ये पढ़ा रहा हूं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यू, कि सर जो है वो नोट्स मॉड्यूल में से नहीं पढ़े। अरे जो मैंने नोट्स से पढ़ा है और साथ में जो मॉड्यूल में कवर करा है उतना आप पढ़ लो, बहुत है। ठीक है, उसके अलावा पास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चन कर लो, बुक के पीछे के क्वेश्चन कर लो, बहुत है। उसके बाद में तुम्हारा सिलेबस पूरा हो जाए तो बाद में और मॉड्यूल खंगालना चाहो तो खंगाल सकते हो। ठीक है, चलिए आइए, तो होप सो गाइज आपको यहां तक बात समझ में आ गई है। सेकंड रूल हमारा कंप्लीट हो चुका है। चलिए आइए अब एक काम करते हैं, कुछ चीजें जो है वो अपन जो है वो वापस एक बार आप आईसीआई के मॉड्यूल पे आना। ठीक है, कुछ चीजें मॉड्यूल से अपने को कवर करनी है। देखो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, पेज नंबर अपना है 4.9 पे, 4.9 पे ये दिया हुआ है रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन या रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में दो तरह के रूल्स हैं। सबसे पहला रूल है प्राइमरी रूल्स। सबसे पहला रूल क्या है, प्राइमरी रूल। और दूसरा रूल है दोस्तों कौन सा, सेकेंडरी रूल। प्राइमरी रूल और दूसरा है सेकेंडरी रूल। ठीक है, तो दोस्तों प्राइमरी रूल में देखो ध्यान रखना 7 रूल आएंगे अपने। प्राइमरी रूल देखो, एक तो लिटरल, रीजनेबल, ऐसे। तो मैंने आपको प्राइमरी में कौन कौन सा पढ़ा दिया, प्राइमरी में मैंने आपको एक तो रीजनेबल पढ़ा दिया और इज्जुजडम जनरस पढ़ा दिया, 7 में से 2 रूल पढ़ा दिए। और सेकेंडरी में देखो 2 रूल और हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ नॉसिचूर एसोसिस और दूसरा है डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्टम्प्रेनियो एक्सपोजिटो। तो ये अब सेकेंडरी रूल्स मैं आपको पहले पढ़ा रहा हूं, उसके बाद में लौट कर वापस पांचों प्राइमरी रूल्स पर और आएंगे। तो सेकेंडरी रूल्स में देखो अपने को पढ़ना है डॉक्ट्राइन ऑफ नॉसिचूर एसोसिस। तो एक काम करेंगे, डॉक्ट्राइन ऑफ नॉसिचूर एसोसिस ये सेकेंडरी रूल है, और अपना जो अपने नोट्स हैं उसमें रूल नंबर शायद 4 या 5 है, रूल नंबर 4 है। देखो अपने नोट्स में पेज नंबर 5 पे नॉसिचूर एसोसिस है। ठीक है, और जो आईसीआई का मॉड्यूल है उसमें भी मैं एक बार आपको लेके चलता हूं नॉसिचूर एसोसिस पे। नॉसिचूर एसोसिस सेकेंडरी रूल्स, हाँ जी बच्चों ये रहा, पेज नंबर है 4.21 पे आईसीआई के मॉड्यूल में, और अपना जो नोट्स है उसमें ये रहा पेज नंबर 5 पे नॉसिचूर एसोसिस। तो दोस्तों नॉसिचूर एसोसिस क्या कह रहे हैं, नॉसिचूर है बेटा, मोतीचूर नहीं है ये। ठीक है, तो नोसिचूर वाला रूल क्या कह रहे हैं, यदि मान लो कई बार क्या होता है, दो या उससे ज्यादा वर्ड्स आपस में एसोसिएट होते हैं, दो या उससे ज्यादा वर्ड्स आपस में कई बार एसोसिएट होते हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग होता है, प्लांट एंड मशीनरी होता है, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स होता है ना, ऐसे दो या उससे ज्यादा वर्ड्स आपस में एसोसिएट होते हैं। तो आप जो है वो दोस्तों जब किसी ऐसे वर्ड का इंटरप्रिटेशन निकालो तो इस तरह से इंटरप्रिटेशन निकालो कि उनको कॉग्नेट सेंस में अंडरस्टैंड किया जाए। कॉग्नेट सेंस का मतलब होता है कॉमन सेंस में अंडरस्टैंड किया जाए, मतलब वो दोनों अपना कलर एक दूसरे से लेंगे, उनको अलग अलग इंटरप्रेट करने की कोशिश मत करो। दोस्तों मान लीजिए लॉ में कहीं पर लिखा हुआ है प्लांट एंड मशीनरी, तो बताइए दोस्तों प्लांट का मतलब पेड़ पौधों से भी होता है, और प्लांट का मतलब वो मशीनरी वाले जो प्लांटेशन प्लांट प्लांट होते हैं उनसे भी होता है। तो यदि कहीं पर प्लांट और मशीनरी वर्ड लिखा हुआ है तो क्या आप प्लांट का मीनिंग यहां पर पेड़ पौधों के रेफरेंस में लगा यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बताओ।
यदि प्लांट एंड मशीनरी लिखा हुआ है तो क्या प्लांट का मतलब आप पेड़ पौधों से लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। तो यदि दो या उससे ज्यादा वर्ड्स आपस में एसोसिएट हैं तो आप उनको कॉग्नेट सेंस में अंडरस्टैंड करो। कॉग्नेट सेंस का मतलब होता है कॉमन सेंस में आप उनको अंडरस्टैंड करो, ठीक है। यानी वो दोनों वर्ड्स अपना कलर एक दूसरे से लें, इस तरह से आप अंडरस्टैंड करो। तो क्या लिखा हुआ है? एज पर दिस रूल associated words to be understood in common sense manner। आगे लिखा हुआ है when two or more words are associated with each other then they should take their color from each other। यदि दो या उससे ज्यादा वर्ड्स आपस में एक दूसरे से एसोसिएट हैं तो उनको अपना कलर एक दूसरे से लेना चाहिए। अच्छा आगे देखो क्या लिखा हुआ है। इन दिस केस वी शुड इंटरप्रेट द वर्ड्स इन सच सेंस सो दैट वी कैन फाइंड अ कॉमन सेंस, ताकि हम एक कॉमन सेंस पे पहुंच जाएं। वी शुड नॉट इंटरप्रेट द वर्ड्स इन सच मैनर सो दैट डिफरेंट मीनिंग अपीयर्स ऑफ ईच वर्ड। हर वर्ड का डिफरेंट मीनिंग निकले, इस तरह से हमको नहीं समझना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है इन केस ऑफ वर्ड्स प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट डजंट मीन ट्रीज, तो प्लांट का मतलब ट्रीज से नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको मेरे हिसाब से। अच्छा एक एग्जाम्पल मैंने और दे रखा है, होटल्स रिजॉर्ट एंड इंटरटेनमेंट वर्ड यूज कर रखा है। तो बताओ इंटरटेनमेंट का मतलब आप होटल और रिजॉर्ट के रेफरेंस में लगाओगे कि यार वहां पे कोई स्विमिंग पूल होगा, वहां पे कोई अच्छा रेस्टोरेंट होगा, वहां पे कुछ गेम्स होंगे, कुछ एक्टिविटीज होंगी, कुछ और तो एंटरटेनमेंट का मतलब नहीं निकाल लोगे ना आप यदि होटल्स रिजॉर्ट एंड इंटरटेनमेंट लिखा हुआ है। समझ गए आप बात? तो ये मतलब दो या उससे ज्यादा वर्ड्स आपस में कनेक्टेड है तो एक दूसरे से वो अपना मीनिंग निकालेंगे, कॉग्नेट सेंस में उनका मीनिंग निकाला जाएगा। इतना नोट्स में लिखा हुआ है। उसके अलावा अब आईसीआई के मॉड्यूल में देखो अपन चलते हैं क्या लिखा हुआ है मॉड्यूल में। हाँ जी बच्चों, क्या लिखा हुआ है? नॉसिचूर ए सोसिस मीन्स व्हेन टू और मोर वर्ड्स, लिखा हुआ है when two or more words that are susceptible of analogous meaning are coupled together they are understood to be used in cognate sense। कि दो या उससे ज्यादा वर्ड्स आपस में कपल्ड टुगेदर हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं, तो उनको आपको कॉग्नेट सेंस में समझना चाहिए। दे टेक एज इट वर देयर कलर फ्रॉम ईच अदर, उनको अपना कलर जो है वो बताओ क्या करना चाहिए दोस्तों, एक दूसरे से लेना चाहिए। इतनी बात मेरे हिसाब से आपको ध्यान रखनी है, इतना इसमें पढ़ लेना। अब दोस्तों एक चीज और, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक केस लो आया हुआ है, वो केस लो आईसीआई एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना के पूछ सकता है। तो ये नीचे वाला तो आप डिस्पेंसरी वाला तो रहने देना, ये वाला आप जरूर पढ़ लेना, ठीक है। ये एग्जाम में आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। दोस्तों हुआ क्या था, एक केस हुआ था कमिश्नर्स वर्सेस सवई होटल, 1966 का केस है ये, ठीक है। कमिश्नर वर्सेस सवई होटल का केस हुआ था। दोस्तों क्या हुआ था इस केस के अंदर, पहले परचेज टैक्स एक्ट चला करता था उस टाइम 1966 के आसपास। तो हुआ क्या था, उस परचेज टैक्स एक्ट में ऐसा लिखा हुआ था कि यदि आप फ्रूट जूस बेच रहे हैं एंड बॉटल्ड वाटर्स एंड सिरप, ऐसा लिखा हुआ था। फ्रूट जूस, बॉटल्ड वाटर्स, देखो इसमें लिखा ऐसा लिखा हुआ था मैन्युफैक्चर्ड बेवरेज आप बेच रहे हैं इंक्लूडिंग फ्रूट जूस, बॉटल्ड वाटर और सिरप, तो उस पर आपको अपने कस्टमर से परचेज टैक्स लेना पड़ेगा। यदि आप कस्टमर से परचेज टैक्स नहीं लोगे तो वो परचेज टैक्स आपको खुद को गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा। वर्ड्स क्या था कि मैन्युफैक्चर्ड बेवरेज यदि आप क्या करते हो, सेल करते हो, तो आपको कस्टमर से परचेज टैक्स लेना पड़ेगा। इफ यू डू नॉट कलेक्ट परचेज टैक्स फ्रॉम योर कस्टमर देन यू हैव टू पे द परचेज टैक्स एट योर ऑन, आपको खुद को वो परचेज टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हुआ क्या दोस्तों, एक होटल वाला था, होटल वाला बच्चों क्या करता था कि ऑरेंजेस यानी जो संतरे थे उनको बेटा बताओ क्या करता था, संतरों से जूस निकालता था और जो भी उसके होटल में रहने आते थे उनको वो जूस देता था, फ्रेश जूस देता था संतरों का निकाल के। खूब सारा जूस पिला दिया उसने संतरों का कस्टमर से और उस पर कोई परचेज टैक्स उसने नहीं लिया। जो कमिश्नर थे उन्होंने कहा कि भाई देखो लॉ में लिखा हुआ है यदि मैन्युफैक्चर्ड बेवरेज जिसमें फ्रूट जूस भी इंक्लूड है, बॉटल्ड वाटर, सिरप, फ्रूट जूस भी है, वो आप यदि सेल करते हो तो आपको कस्टमर से परचेज टैक्स लेना पड़ेगा, नहीं लिया तो आप खुद दो। तो जब डिसीजन जब कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कमिश्नर्स को कहा
कि भाई देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, फ्रूट जूस, बॉटल्ड वाटर, सिरप, दो या उससे ज्यादा वर्ड्स आपस में कनेक्टेड है तो वो अपना रेफरेंस एक दूसरे से लेंगे। यहां पर देखो मैन्युफैक्चर्ड बेवरेज आ रहा है, बोटल्ड वाटर, बॉटल्ड वाटर, सिरप, ये सब के साथ में वो फ्रूट जूस लिखा हुआ है, तो फिर यहां पर जूस का मतलब वो पैक्ड जूस से होगा। इसका मतलब सिरप वाला जो मैन्युफैक्चर्ड आते हैं ना वो जो जूस, उससे होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्रेश जूस निकाल के दे रहे हैं उस पे भी आप परचेज टैक्स लोगे, ना ना ना। तो कोर्ट ने डिसीजन दिया कि आप होटल वाले से कुछ भी रिकवर नहीं कर सकते हैं। होप सो गाइस आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है। नॉसी चोरस ओसिस सेकेंडरी रूल जो हमारा था वो खत्म हो चुका है। हाँ जी गाइस बताइए, कोई डाउट इसमें? ओके है तो मुझे ओके लिख दो, नॉसी चोरस ओसिस। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बातों को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको? रूल समझ में तो आ रहे हैं ना आप लोगों को? चलिए आइए अब सेकेंडरी रूल में दोस्तों ध्यान रखना, अगला रूल पढ़ रहे हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्टम्प्रेनियो एक्सपोजिटो। आप यही बोलोगे सर रूल तो क्या पता फिर भी दिमाग में रह जाएंगे, इनके नाम बड़े खतरनाक है। याद हो जाएंगे, दो तीन बार पढ़ोगे, एक बार कोई बात नहीं। डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्टम्प्रेनियो एक्सपोजिटो ये अपन पढ़ रहे हैं, आइए। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, सेकेंडरी रूल का रूल नंबर 2 मेरे नोट्स में नहीं है, तो आपको ये मॉड्यूल से ही कवर करना पड़ेगा। एक्चुअली ये बाद में आया था, नोट्स मेरे दो तीन अटेम्प्ट के पुराने हैं। ठीक है, तो जो जो चीजें नई ऐड हो गई है वो मॉड्यूल से मैं आपको कवर कराते हुए चलूंगा। सो दिस इज द सेकेंड रूल इन सेकेंडरी रूल्स, डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्टम्प्रेनियो एक्सपोजिटो। दोस्तों डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्टम्प्रेनियो एक्सपोजिटो ये कहता है कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्टम्प्रेनियो एक्सपोजिटो कहता है कि कहता है कि कॉन्टम्प्रेनियो एक्सपोजिशन इज द बेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट इन द लॉ। अच्छा, इसमें देखो इसका एक लाइन का क्रक्स है ये वाला, कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ लॉ। कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ लॉ, एक तो ये ध्यान रख लेना। एक ये, दिस मीन्स ए लॉ शुड बी अंडरस्टूड इन द सेंस इन विच इट वॉज अंडरस्टूड एट द टाइम व्हेन इट वॉज पास्ड। ठीक है, व्हेन इट वॉज पास्ड। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, कई बार क्या होता है कि हम कोई लॉ पढ़ रहे हैं और लॉ पढ़ते पढ़ते हमें कंफ्यूजन आ गया। जैसे मान लो कोई भी नया लॉ आया, नया लॉ क्या पुराना लॉ है कोई, और आपको पता नहीं है कि यार इस वर्ड का मीनिंग क्या है, मतलब लॉ में भी उसको डिफाइन नहीं कर रखा, लेकिन मार्केट में एक ट्रेडिशन, एक कस्टम, एक परंपरा, एक प्रथा चली आ रही है, इस वर्ड को कोर्ट में या बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर इसी तरह से समझते हैं। तो बताओ आप भी उस वर्ड को उसी तरह से समझ सकते हो? समझ गए आप बात? देखो कई बार क्या होता है, लॉ में लैंग्वेज पढ़ के अपने को समझ में नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं, उसका क्या कोई कस्टम या ट्रेडिशन है क्या, हम कस्टम या ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग लॉ समझ सकते हैं। दोस्तों मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, मान लो किसी बंदे का इनकम टैक्स 21,103 रुपए बन रहा है, तो बताओ उसे कितना इनकम टैक्स देना पड़ेगा? 21,103 रुपए उसका इनकम टैक्स बन रहा है, 21,000 देना पड़ेगा या 21,100 देना पड़ेगा? 21,000, कुछ 21,100 ज्यादातर बच्चे बोल रहे हैं, ठीक है। और किसी का इनकम टैक्स 21,107 बन रहा है, तो उसे कितना देना पड़ेगा? कितना देना पड़ेगा? 21,110 देना पड़ेगा। ठीक है चलो, तो बेटा एक बात बताओ, ये चीज तो मान लो इनकम टैक्स एक्ट में लिखी हुई है, लेकिन मान लो ये वाली चीज इनकम टैक्स एक्ट में नहीं लिखी हुई है, तो ये वाली चीज इनकम टैक्स एक्ट में नहीं लिखी हुई है, तो उस केस में दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, उस केस में मार्केट में क्या परंपरा प्रथा चली आ रही है? मार्केट में परंपरा प्रथा यह है कि भैया 10 रुपए तक के राउंड ऑफ में देखते हैं, तो ठीक है
अब किसी का टैक्स 21,107 बन रहा है तो 21,110 देगा। तो बताओ हमने लॉ को कैसे अंडरस्टैंड किया? कॉन्टम्प्रेन्यू एक्सपोजिटो के अकॉर्डिंग, कि कस्टम जो होता है वो बेस्ट इंटरप्रेटर होता है लॉ को, यानी किस तरह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक लॉ को समझा जाता हुआ आया है, वैसे ही लॉ को आपको समझना चाहिए। यदि लॉ में आपको कहीं भी एम्बिग्विटी नजर आती है और आप कस्टम और ट्रेडिशन का सहारा लेके लॉ को समझ सकते हैं तो आप समझ सकते हैं, जनरल प्रैक्टिस फॉलो करके बिल्कुल। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, बट रिमेंबर दैट दिस मैक्सिम यानी दिस रूल इज टू बी अप्लाइड फॉर कंस्ट्रूइंग, कंस्ट्रूइंग मतलब अंडरस्टैंडिंग एंशियंट स्टैच्यू, बट नॉट टू एक्ट्स दैट आर कंपैरेटिवली मॉडर्न। लेकिन दोस्तों ये जो कॉन्टेम्परेन्यू एक्सपोजिटो का रूल है, ये केवल ध्यान रखना एंशियंट स्टैच्यू, जो पुराने स्टैच्यू हैं, पुराने लॉ हैं, वहां पर ही अप्लीकेबल होगा। क्यों सर? अरे क्योंकि पुराना लॉ है तो उसी की तो परंपरा प्रथा है ना। अभी किसी एक्ट को आए हुए 6 महीने नहीं हुए तो लॉ मेकर जुडिशरी बोलेंगे भैया आपने अपने हिसाब से कैसे समझ लिया, क्योंकि ये तो अभी आया है, तो आपने कैसे समझ लिया कि मार्केट में ऐसा होता आया है, एक दो इंस्टेंस में ऐसा हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ी, इसका मतलब यही हो गया। तो ये वाला जो कॉन्टेम्परेन्यू एक्सपोजिटो वाला जो रूल है, आप कौन से स्टैच्यूट के लिए अप्लाई करेंगे? आप जो है वो एंशियंट स्टैच्यूट के लिए अप्लाई करेंगे, न कि ऐसे स्टैच्यूट के लिए अप्लाई करेंगे जो कंपैरेटिवली मॉडर्न है। होप सो गाइस आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है, डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्टेम्परेन्यू एक्सपोजिटो, कि ये कहता है कस्टम जो होता है एक बेस्ट इंटरप्रेटर होता है लॉ का। आपको लॉ को उस तरह से समझना चाहिए जब वो पास हुआ था तब से लेके किस तरह से वो समझा जाता हुआ आया है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोग उसको किस तरह से लोगों ने इंटरप्रेट किया है, उसी तरह से हम लॉ को इंटरप्रेट कर सकते हैं। बट ये वाला जो रूल है, ये वाला जो मैक्सिम है, ये केवल एंशियंट स्टैच्यू के केस में ही अप्लाई होगा। जो ऐसे लॉ जो कंपैरेटिवली मॉडर्न है, वहां पर ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्टेम्परेन्यू एक्सपोजिटो है, ये गाइज अप्लाई नहीं होगा। सो दिस इज द सेकेंडरी रूल नंबर 2, सेकेंडरी रूल का हमारा रूल नंबर 2 था। होप सो गाइज आपको क्लियर है, क्लियर है तो एक बार ओके कर दो। जो जो अंडरलाइन कराया था वो आपने होप सो सब लोगों ने अंडरलाइन कर लिया होगा, उतना आप लोग लिख लेना इसमें, ठीक है? समझ गए? चलिए, तो अब मैं वापस आ रहा हूं एक बार अपना जो हेलीकॉप्टर व्यू है, पेज नंबर 4.9 पे देखो। रूल ऑफ रीजनेबल हो चुका हमारा, रूल ऑफ विजुडम जनरस हो चुका, सेकेंडरी में नोसिचुरस ओसिस हो चुका, और डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्टेम्परेन्यू एक्सपोजिटो हो चुका। ठीक है, चलिए अब दोस्तों एक काम करना, अगला रूल आपको पढ़ाऊंगा मैं। उस रूल का नाम है रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। आइए जी बच्चों, रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन पे अपन चर्चा करते हैं। देखिए आइए, रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन का टॉपिक क्या कहता है। तो ये आपको नोट्स में कहां पे मिलेगा, ये रूल नंबर शायद अपना मॉड्यूल, इसमें जो नोट्स है मेरे उसमें भी 3 है, नोसिचुरस वाले से पहले ही है। ये रहा रूल ऑफ लिटरल या ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, चलिए रूल ऑफ लिटरल या ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन क्या है दोस्तों? रूल ऑफ लिटरल और ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन जो रीजनेबल कंस्ट्रक्शन वाला रूल है उसका बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है, रूल ऑफ लिटरल और ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ये कहता है कि भाई लॉ को आप उस तरह से अंडरस्टैंड करो जैसा वो लिखा हुआ है, वर्ड्स के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड करो। और दोस्तों ये वाला रूल कहां पे लगाएंगे, रूल ऑफ लिटरल या ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन? जब लॉ की लैंग्वेज बहुत प्लेन है, जब लॉ की लैंग्वेज बहुत सिंपल है, लॉ की लैंग्वेज में एम्बिग्विटी नहीं है, तभी तो हम रूल ऑफ लिटरल या ग्रामेटिकल लगाएंगे कि जैसा लिखा हुआ है वैसा ही समझ लो। यदि लॉ की लैंग्वेज एम्बिगुअस है, यदि लॉ की लैंग्वेज में दो इंटरप्रिटेशन निकल रहे हैं, तो उस केस में हम लिटरल या ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन वाला रूल नहीं लगाएंगे। उस केस में दोस्तों हम कौन सा रूल लगाएंगे? उस केस के अंदर हम लोग जो है वो फिर रीजनेबल कंस्ट्रक्शन लगाएंगे। लेकिन जब लॉ की लैंग्वेज का मतलब ही एक निकल रहा है, ठीक है, लैंग्वेज बहुत सिंपल है, प्लेन है, तो ये वाला लगा दो, यानी जो लिखा हुआ है वैसे समझो। तो क्या लिखा हुआ है? एज पर दिस रूल वर्ड शुड बी अंडरस्टूड और इंटरप्रेटेड अकॉर्डिंग टू देयर नेचुरल एंड ग्रामेटिकल मीनिंग। ठीक है, एज पर दिस रूल वी शुड अंडरस्टैंड द लॉ अकॉर्डिंग टू इट इज रिटन। जैसा लिखा हुआ है वैसा ही समझो, दैट इज वी शुड अंडरस्टैंड द लॉ और वर्ड्स
अकॉर्डिंग टू देयर डिक्शनरी मीनिंग। डिक्शनरी में क्या मीनिंग है उसके अकॉर्डिंग हमें चीजों को समझना चाहिए। आगे लिखा हुआ है इन दिस रूल वन शुड नॉट गो बियॉन्ड द लेटर ऑफ वर्ड। एक बंदे को लॉ के जो लेटर्स है उसके बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। दैट इज ही शुड फोकस ऑन वर्ड्स ऑफ लॉ नॉट द इंटेंट ऑफ लॉ। तो एक बंदे को क्या करना चाहिए, लॉ के जो वर्ड्स हैं उस पर फोकस करना चाहिए, न कि लॉ का इंटेंशन, क्योंकि इंटेंशन भी वही निकलेगा जो वर्ड्स हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है एप्लीकेबिलिटी। तो बोलते हैं दिस लॉ इज अप्लीकेबल जब लैंग्वेज ऑफ लॉ बताओ क्या है, बहुत सिंपल है, बहुत प्लेन है, एंड गिविंग द प्लेन मीनिंग वुड नॉट रिजल्ट इन जस्टिस टू ए पर्सन। यदि अपन ने प्लेन मीनिंग दे भी दिया, सिंपल मीनिंग दे भी दिया, जैसा लिखा हुआ है वैसा अपन ने समझ भी लिया, तो किसी के साथ कोई इनजस्टिस नहीं होने वाला, तो हम ये वाला रूल अप्लाई करेंगे। और नॉन अप्लीकेबिलिटी, ये वाला रूल कहां पे अप्लाई नहीं होगा, तो इसमें लिखा हुआ है वेयर लैंग्वेज ऑफ लॉ बताओ क्या नहीं है, इज नॉट प्लेन एंड कंटेन एम्बिग्विटी, उसमें बहुत ज्यादा एम्बिग्विटी है, देन रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन विल अप्लाई। ठीक है, तो फिर रीजनेबल लगाएंगे, नॉट द लिटरल इन दिस केस। ठीक है, रीजनेबल कंस्ट्रक्शन लिटरल को ओवरराइड कर जाएगा, विल ओवरराइड। क्यों? क्योंकि जब लॉ की लैंग्वेज प्लेन नहीं है, उसके दो मीनिंग निकल रहे हैं। ठीक है, तो फिर अपन वो वाला मीनिंग लगाएंगे जो कि सेंसिबल है, न कि वो वाला मीनिंग जो कि प्लेन बिल्कुल दे रहा है। लेकिन यदि लॉ का केवल एक ही मीनिंग निकल रहा है तो फिर अपन सिंपल और प्लेन मीनिंग निकाल सकते हैं उसका, मतलब जैसा लॉ है लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लॉ को समझ सकते हैं। ठीक है, यही हमारा लिटरल है, बस और कुछ नहीं है। तो होप सो गाइस यहां तक सबको समझ में आ गया। अब आईसीएआई के मॉड्यूल से भी आप थोड़ा बहुत इसको देखना चाहो तो देख लेना। सबसे पहले तो दोस्तों ध्यान रखना कि इसको एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना, इसको कार्डिनल रूल भी कहते हैं। कौन सा रूल कहते हैं इसको? कार्डिनल रूल कहते हैं लिटरल को। ठीक है, अच्छा दूसरा देयरफॉर, इसमें लिखा हुआ है लैंग्वेज यूज्ड इन द स्टैच्यू मस्ट बी कंस्ट्रूड इन इट्स ग्रामेटिकल सेंस। ग्रामेटिकल का मतलब जैसा है वैसा ही समझो आप। द करेक्ट कोर्स इज टू टेक द वर्ड्स देमसेल्फ एंड अराइव इफ पॉसिबल एट देयर मीनिंग विदाउट रेफरेंस टू केस इन द फर्स्ट इंस्टेंस। कि पहली बार में, पहली नजर में तो आप इधर उधर मत सोचो, यदि उसी प्लेन मीनिंग से यदि उसका मीनिंग निकल रहा है तो कोशिश आपको ये करना चाहिए जैसा है वैसा ही समझो। हाँ, लैंग्वेज बिल्कुल ही एम्बिग्विटी है तो फिर हम रीजनेबल की तरफ जाएंगे, अदरवाइज रीजनेबल की तरफ हम नहीं जाएंगे। होप सो गाइज यहां तक आपको समझ में आ गया। बस इसमें इतना ही पढ़ लेना और इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको? बताओ, लिटरल समझ में आ गया? इतना, इतनी बात सबको समझ में आई या नहीं आई? चलिए समझ गए। ओके, अब एक काम करना, एक केस लो है इसमें, वो केस लो आप ध्यान रख लेना। केस लो डायरेक्ट नहीं पूछता है, लेकिन कई बार जो वीडियो अटक रही है सर, वीडियो अटक रही है, एक बार थोड़ा सा बेटा आज काम चला लो बेटा, ये स्टूडियो थोड़ा सा इतना अच्छा स्टूडियो नहीं है। ठीक है, क्लियर है? बाकी सब लोग तो कह रहे हैं भाई क्लियर है। चलो खैर कोई बात नहीं। अब ये एग्जाम्पल 2 थोड़ा सा समझ लो क्या लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल आप ध्यान रख लेना, जो नोट करा है वो ध्यान रख लेना, और जो कॉपी में है वो तो लिख दे, आपको लिखना ही है नोट्स वाला। तो एग्जाम्पल 2 में क्या होगा दोस्तों, महाराष्ट्र में देखो क्या होता है, ये 1961 का एक्चुअली में केस है। देखिए 19 उस वक्त अपना लॉ कुछ ऐसा हुआ करता था कि कोई भी बंदा फ्रूट्स या वेजिटेबल सेल करता था तो उस पर टैक्स नहीं लगता था, क्योंकि ठीक है फ्रूट्स और वेजिटेबल लोगों के लिए एक तरह से असेंशियल चीज है। आप लोगों को जो है वो क्या दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, लोग उसको खा के मतलब कुछ पौष्टिक आहार उनको मिल रहा है, तो ठीक है भाई उस पर हम किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, हाँ जी दोस्तों, एक बंदे ने बताओ क्या किया, बीटल लीव्स। हाँ जी बच्चों, बीटल लीव्स क्या होते हैं? पान के पत्ते। और ये सेम केस आपको पता है जयपुर में भी हो चुका है ऐसा केस। दोस्तों हुआ क्या, जयपुर में एक अजमेरी गेट के सामने बहुत ही फेमस पान वाला है। उस पान वाले से कुछ साल पहले, लगभग 8-10 साल पहले की बात है, वैट चलता था, उस वक्त जीएसटी नहीं था, और शायद 2.5 या 3 करोड़ रुपए
राजस्थान गवर्नमेंट ने वैट वसूला था। ठीक है, महाराष्ट्र में अकोला एक जगह, वहां पर भी ऐसा ही कुछ हुआ था। वो बंदा क्या करता था, प्रेम पान भंडार, हाँ मुझे भी जहां तक याद आ रहा है प्रेम पान भंडार उसका नाम है। बिल्कुल सही कहा बेटा, बहुत पहले मैंने पान खाया था, अब तो अजमेरी गेट बेटा जाना ही नहीं होता मेरा। ठीक है, चलिए तो आ, जो है वो हुआ क्या था, अब वो महाराष्ट्र में अकोला एक जगह थी, तो वहां पर भी एक बंदा बताओ क्या करता था, पान के पत्तों से फिर वो पान बना के बेचता था। पान बना के जब बेचता था तो गवर्नमेंट ने कहा लाओ भाई सेल टैक्स दो। तो उस बंदे ने कहा कि पान के पत्ते भी तो एक तरह से वेजिटेबल फ्रूट्स ही होते हैं, उस पर कौन सा टैक्स लगाएंगे। तो भाई देखो यहां पर लिटरल नहीं लगा सकते, क्योंकि इंटेंशन ये है कि एक बंदा फ्रूट्स वेजिटेबल खाएगा तो उसके अंदर जाएगी चीजें, उसको पौष्टिक आहार मिलेगा, और पान जो है वो अंदर नहीं जाता, वो बाहर ही आता है वापस, उससे उल्टा सेहत खराब होती है। ठीक है, हालांकि पान मुझे बहुत पसंद है बेटा, ठीक है, लेकिन पान से वास्तव में सेहत खराब होती है। तो वहां पर इस केस में लॉ ने कहा कि हम लिटरल नहीं लगाएंगे, रीजनेबल लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दो इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है। पहला तो जो लिखा हुआ वैसे ही कि हाँ भाई बीटल लीव्स है, वो भी एक तरह से फ्रूट्स वेजिटेबल वाली कैटेगरी में। दूसरा, हाँ यार इसमें तो यार ऐसा, मतलब दूसरा देखो ये वाला लिटरल ले लिया तो लॉ का ऑब्जेक्टिव जो है वो खत्म हो जाएगा, इसलिए हम रीजनेबल लगाएंगे। और रीजनेबल के अकॉर्डिंग कोर्ट ने इस केस में डिसीजन दिया कि भाई बीटल लीव्स से किसी बंदे को नुकसान होता है, नहीं कि उसको फायदा होता है। तो यहाँ पे लिटरल मत लगाओ, रीजनेबल लगाओ, और बीटल लीव्स आप सेल कर रहे हो, पान बेच रहे हो, तो आप पे सेल टैक्स लगेगा। ये आपको ध्यान रखना है कि इस केस में ऐसा हुआ था। होप सो गाइज इतनी बात सबको समझ में आ गई है। ये आपको एक केस और ध्यान रखना है बस। समझ गए या नहीं समझे? चलिए जी बच्चों समझ गए, ओके। तो ये हमारा रूल खत्म हो चुका है। रूल नंबर प्राइमरी में जो हमारा रूल नंबर 3 था वो हम कर चुके हैं। प्राइमरी में लिटरल हो गया, रीजनेबल हो गया, और इजडम जेनरिस हो गया। बेटा बेटल लीव्स में सर यहां पर रूल तो दोनों ही लग रहे हैं ना, इंटेंशन ऑफ लॉ की वजह से ही। हाँ, इंटेंशन ऑफ लॉ की वजह से हुआ तो रीजनेबल लगेगा ना फिर। तो लिटरल और रीजनेबल हो गया, और इजडम जेनरिस हो गया, और ये हो गए। अब देखो एक चीज मैं बता देता हूं, पहले क्या होता था, आईसीआई ये चौथा रूल और पांचवा रूल एक ही मानता था। हेडन का रूल, मिसचीफ रूल और बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन एक ही मानता था। अब वो हेडन का रूल, मिसचीफ रूल और बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन को अलग अलग मानने लगा है, तो हम भी अलग अलग मानेंगे। तो आप एक काम करना, जो अपने नोट्स हैं वहां पे जो रूल नंबर आपका 6 है, देखो रूल नंबर जो 6 है, रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, हेडन्स रूल, पर्पजिव कंस्ट्रक्शन, मिसचिव रूल, इसके आगे रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन काट दो। अब ये हेडन्स रूल बन गए है पूरा। ठीक है, आईसीआई इसको हेडन रूल या पर्पजिव कंस्ट्रक्शन या मिसचिव रूल बोलता है। बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन कुछ और ले लिया, और रियल में कुछ और ही होता है, पहले जबरदस्ती मिक्स कर रखा था। बेनिफिशियल नोट्स में नहीं है वो, आपको मॉड्यूल से पढ़ना है बस। दो कॉन्टेम्परेरी एक्सपोजिटो और बेनिफिशियल नहीं है, वो आप मॉड्यूल से देख लेना जो मैं अंडरलाइन कराऊं। तो बेनिफिशियल आ जाओ एक बार, ये आपको मॉड्यूल से ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो बेनिफिशियल आपको मिलेगा कहां पर, 4.17 पे, 4.17 पे। ठीक है, एट द बॉटम देखो रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन मिल गया सबको। अच्छा बेटा मैं थोड़ा पढ़ाते पढ़ाते थक गया हूं वैसे, तो एक बार आप इसको पढ़ो। मैं थका नहीं हूं, मैं ऐसे ही चाह रहा हूं कि एक बार आप पढ़ो, और क्या समझे इसको एक बार थोड़ा सा मुझे चैट के जरिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करो, कि मैं समझना चाहता हूं कि क्या समझ पा रहे हो आप इसको पढ़ के।
हम्म। चलो मैं, चलिए, हाँ जी बच्चों, रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन अपन देख रहे हैं। चलो ठीक है, आप कुछ कुछ बच्चे सही बोल रहे हो, बकुल, अनुज और एक दो बच्चों ने और भी मुझे सही बोला है। देखो ध्यान से सुनिएगा, इसका आपको यहां से याद करना है कि जिसमें ऐसा लिखा हो, बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन विल बी गिवन टू स्टैच्यू which brings into effect provision for improving the conditions of certain class of people who are underprivileged or have not been treated fairly in the past. In such case, it is permissible to give an extended meanings to words or clause in enactments. और आगे लिख देना इसके आगे, enactments के आगे, and provide and interpret, ऐसे लिख देना, and interpret the law in such a manner and interpret the law in such a manner so as to provide and interpret the law in such a manner so as to provide maximum benefit to a to that to that underprivileged class, to that underprivileged class. लिख लिया गया इतना, interpret the law in such a manner so as to provide maximum benefit to that underprivileged class. ठीक है, चलिए, तो इतना आपने पढ़ लिया। अब दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं अपन। बेटा लिख लिया होगा मेरे हिसाब से, ध्यान से सुनना मेरी बात। अपने इंडिया में ऐसा लॉ है, यदि कोई भी महिला किसी कंपनी में यदि काम कर रही है, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी महिला किसी कंपनी में यदि काम कर रही है और वो वहां पे परमानेंट एम्प्लॉय है, तो उसे 26 वीक्स की पेड मैटरनिटी लीव दी जाती है। उसे 26 वीक्स की पेड मैटरनिटी लीव दी जाती है। आपको ये लॉ का पता है या नहीं है, बताओ मुझे। यदि कोई भी लेडी या कोई भी वुमेन, इफ शी इज परमानेंट एम्प्लॉय एंड इफ शी इज प्रेग्नेंट, तो उसे 26 वीक्स की पेड मैटरनिटी लीव दी जाती है। पहले 12 वीक हुआ करता था, पवन सर ने बताया था। चलो, वीक नहीं पता था पर पेड़ पता था। चलो ठीक है, वीक भी आपको पता चल गया। पहले 12 वीक हुआ करता था, आज से 4-5 साल पहले। लास्ट टाइम पे जो ये महिला कल्याण मंत्रालय वो मेनका गांधी के पास था, तो उन्होंने 26 वीक करा दी थी। मतलब कुल मिला के 6 महीने की पेड लीव उनको घर बैठे मिलेगी। पैटर्निटी लीव नहीं मिलती है बेटा, एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिलती है। पुरुषों के लिए भागदौड़ भरी जिंदगी में थकना मना है। मुझे लगता है कि 8-10 दिन की पैटर्निटी लीव में मिलनी चाहिए, क्योंकि एक बच्चे का जन्म होता है तो पिता का रोल भी अहम होता है। खैर चलिए, तो अब हुआ क्या कि पंजाब के अंदर एक केस हुआ था इससे रिलेटेड, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस टॉपिक को बता के। पंजाब के अंदर एक केस हुआ था, तो एक महिला जिसकी सैलरी मान लो कितनी थी, जिसकी महीने की सैलरी 52,000 रुपए थी, उसके एम्प्लॉयर ने उस
उसका जो एम्प्लॉयर था उसने अब सॉरी एक महिला जिसकी सैलरी मान लो 60,000 थी, उसके एम्प्लॉयर ने उसे 30 डिवाइडेड इंटू 26 करके उसको सैलरी दी। उसको ये कहा कि देख ऐसा है, यदि तेरे को 26, यदि काम पे भी तुम आते तो 26 दिन का ही तो काम करना पड़ता, तो 26 दिन की सैलरी दे रहा हूं ना तुम्हें घर बैठे, 30 दिन की सैलरी नहीं दूंगा। तो उस केस में यह मामला कोर्ट में पहुंचा था, सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया था रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन का सहारा लेके कि यदि कोई लॉ किसी ऐसी क्लास के लिए लेके आया है जिसका आज तक शोषण हुआ है, जिसके आज तक उसके साथ अन्याय हुआ है, तो आप लॉ को उस तरह से अंडरस्टैंड करो, इंटरप्रेट करो, ताकि उस अंडर प्रिविलेज्ड क्लास को मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचाया जा सके। दोस्तों, अंडर प्रिविलेज्ड क्लास को मैक्सिमम बेनिफिट कब पहुंचाया जाएगा, कब मिलेगा उनको मैक्सिमम बेनिफिट? जब उनको पूरे 30 दिन की सैलरी मिलेगी। इस तरह से लॉ अंडरस्टैंड करो कि उनको मैक्सिमम बेनिफिट दिया जाए। हाँ जी बच्चों, चलो एक एग्जांपल और देता हूं मैं। रिजर्वेशन, आरक्षण हमारे देश में है, आप सभी लोगों को पता होगा, ठीक है। चलिए, कि सरकारी जो नौकरियां होती है वहां पर आरक्षण है, रिजर्वेशन है। तो दोस्तों एक बात बताइए, जब रिजर्वेशन या आरक्षण की अपन बात करते हैं, आपने देखा होगा कि कोई ऐसा वैकेंसी आती है, गवर्नमेंट वैकेंसी, तो आपने ऐसा नोटिस किया है कि मतलब 150 सीट होंगी, जिस 150 में से अनरिजर्व्ड जो है, अनरिजर्व्ड यानी जनरल के लिए 70 सीट्स होंगी, और मान लो ओबीसी के लिए वहां पर जो है वो 40 सीट होगी, और एससी एंड एसटी कम्युनिटी के लिए मान लो 40 सीट होगी। ऐसा आप लोगों ने नोटिस किया आप लोगों ने? चलिए, ठीक है, आपने देखा है। तो अब डियर एक मुझे बात बताइए कि 70, 40 और 40, 150, तो ये रिजर्वेशन क्यों लेके आया गया? क्योंकि एक तबका ऐसा था जिसका हमेशा से शोषण हुआ था, वो अंडर प्रिविलेज था, तो उन लोगों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए रिजर्वेशन की स्कीम हमारी सरकार के द्वारा लागू की गई थी। अब डियर मान लो क्या होता है, किसी एग्जाम में बहुत पुअर कंडीशन थी पहले, हाँ, यदि किसी एग्जाम में अनरिजर्व्ड कैटेगरी, मान लो 200 नंबर का एग्जाम हो रहा है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की कट ऑफ गई है 158, ओबीसी की कट ऑफ गई है मान लो 150, और एससी एंड एसटी की कट ऑफ गई है मान लो 100, ठीक है, सपोज करो। तो ध्यान से सुनो, यदि एससी और एसटी जनरल वाली कट ऑफ को यदि वो क्रॉस कर जाता है कोई बंदा, तो ध्यान रखना वो जनरल की सीट ले जाता है बेटा। ऐसा देखो, ऐसा नहीं कि फिर 40 एससी एसटी के मैक्सिमम 40 जने ही आएंगे। यदि वो जनरल की सीट क्रॉस कर जाता है तो वो यूआर में काउंट हो जाता है वो बंदा, और 40 लोग अलग से लेते हैं फिर एससी एसटी के अपन। समझ रहे हो आप बात? यदि मान लो एससी एसटी का कोई भी कैंडिडेट यदि अनरिजर्व्ड कैटेगरी की कट ऑफ को पार कर गया, तो वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की सीट ले जाएगा। एससी और एसटी की 40 सीट उनको 100 नंबर वालों को मिलेगी भाई। समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको? ये तो गलत बात है बेटा, यही बात है। अब तो अब ध्यान से सुनो क्या लिखा हुआ है। लॉ कहता है, अब यहां पर भी बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन लग रहा है, बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन का सहारा लेके यहां पर उसको अनरिजर्व्ड कैटेगरी की सीट दे रहे हैं उस बच्चे को, कि यदि आपने कोई लॉ किसी पर्टिकुलर अंडर प्रिविलेज्ड क्लास के लिए आप लेके आए, तो आप उस लॉ को इस तरह से इंटरप्रेट करो ताकि उस अंडर प्रिविलेज्ड कैटेगरी का मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। और उनका मैक्सिमम बेनिफिट कब होगा? और उनका मैक्सिमम बेनिफिट तो यही होगा कि भैया यदि कट ऑफ को पार कर गया तो वो यूआर में काउंट हो जाएगा, तभी होगा उनका मैक्सिमम बेनिफिट। विनायक कह रहे हैं हटा देना चाहिए रिजर्वेशन। चलिए समझ गए आप बात। अलग अलग थॉट्स हैं बेटा, हटाना चाहिए क्योंकि हम अंडर प्रिविलेज्ड होते जा रहे हैं। खैर बात तो ये भी सही है,
रिजर्वेशन का बेस चेंज करना चाहिए। खैर ये गंभीर चर्चा का विषय है। मेरा ऐसा मानना है जो SC ST के लोग समृद्ध हो चुके हैं उनको नहीं मिलना चाहिए, लेकिन जो बैकवर्ड है, पुअर है, उनको शायद मिलना चाहिए, क्योंकि उनको हमारी जितनी अच्छी स्कूल्स, हमारी जितनी अच्छी एजुकेशन नहीं मिली, तो उनको आप दे सकते हैं। लेकिन हाँ ये बात है, जो इकोनॉमिकली साउंड है उनको नहीं मिलना चाहिए। खैर ये अलग चर्चा है। आप बताओ मुझे, आपको ये रूल अब समझ में आया या नहीं आया? रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, दो क्लासिक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको ये टॉपिक समझा चुका हूं। ठीक है, क्लियर आपको कि इफ अ रूल इज मेड फॉर सम अंडर प्रिविलेज्ड क्लास, then we should try to understand the law in such a manner so as to provide maximum benefit to that underprivileged class. चलिए, हाँ जी बच्चों, ठीक है। फैमिली इनकम सर्टिफिकेट रिजर्वेशन प्रोवाइड होना चाहिए। बेटा इकोनॉमिकली अपन देने लग गए तो आपको पता है कई सारे MLA ऐसे हैं जिनके पास BPL कार्ड बना हुआ है, तो इकोनॉमिक का कोई क्राइटेरिया है नहीं। खैर देखिए, भारत है जहां पे वोट बैंक की राजनीति चलती है। बिल्कुल बेटा, आयरनी है, क्या करें। खैर चलिए, तो होप सो गाइस, कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। चलिए यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। टॉपिक समझ में आया नहीं आया भाई, मुझे उसकी चिंता है। CMA रिजर्वेशन नहीं है, बस बेटा CMA रिजर्वेशन नहीं है। ये चीज ही शायद CA कोर्स को बाकी चीजों से अलग बनाती है। तभी CMA ज्यादातर बच्चे जनरल कैटेगरी के ही आते हैं। CMA रिजर्वेशन कहाँ है बेटा? CMA तो नहीं है रिजर्वेशन। चलिए, लक्षित कह रहे हैं यहाँ डिजर्वेशन है। चलिए बेटा, अच्छी बात है, आप अच्छे कोर्स में आए हो, कम से कम चलो एक चीज का तो सहारा है। ठीक है, अब मैं चर्चा पे वापस चल रहा हूं, और आइए मैं आ चुका हूं 4 पॉइंट, कहां पे, 4.9 पे आ जाओ। 4.9 पे हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं भाई? लिटरल पढ़ चुके हैं, देन हम रीजनेबल भी पढ़ चुके हैं, बेनिफिशियल हो गया, और हमारा इज्जुजडम जनरस हो गया। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन पे अपन चर्चा करेंगे। आइए जी बच्चों, हार्मोनियस क्या कहता है समझने की कोशिश करते हैं कि हार्मोनियस क्या कहना चाहता है। नोट्स में पॉइंट नंबर 7 पे है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। कई बार, हाँ जी बच्चों, ये वाला पहले भी बताया था ना सर आपने, कंपनी लॉ एंड सेबी वाला। हार्दिक कह रहे हैं, बिल्कुल बेटा आपको याद है, बहुत ही अच्छी बात है। तो रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन देखो क्या कह रहा है। रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन कह रहा है कि हाँ, कई बार क्या होता है कि दो लॉ में आपस में कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है। एक लॉ कुछ और बोलता है और दूसरा लॉ कुछ और बोलता है। जैसे मान लो, एक है दोस्तों हमारा कंपनीज एक्ट, ठीक है, और दूसरा है हमारा CB एक्ट, ठीक है। कंपनीज एक्ट ये बोलता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है उतना होना चाहिए जितना प्रोस्पेक्टस में आपने मेंशन किया है। सेबी बोलता है ऑफर्ड सिक्योरिटी का 90% होना चाहिए। ICAI एक्ट 1949 ये बोलता है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मैक्सिमम 20 कंपनी की ऑडिट कर सकता है, लेकिन उसमें से OPC, स्मॉल, डॉर्मेंट
और प्राइवेट को एक्सक्लूड करेंगे। उसमें से ओपीसी, स्मॉल, डॉर्मेंट और प्राइवेट को एक्सक्लूड करेंगे। जबकि कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है, सॉरी, कंपनीज एक्ट 2013 ये बात बोलता है, ये वाली बात, और आईसीएआई एक्ट बोलता है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मैक्सिमम 30 कंपनियों की ऑडिट कर सकता है, जिसमें सारी आ गई ओपीसी, स्मॉल, डॉर्मेंट। पढ़ा होगा कहीं ऐसा ऑडिट में, या इंटर में नहीं है ये बातें, शायद, पता नहीं पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, बताओ मुझे। तो आप मुझे बताओ, दोनों लॉ में कॉन्ट्राडिक्शन है, 30 वाला नहीं पढ़ा, ऐसा है आईसीआई एक्ट में। अच्छा, कंपनीज एक्ट में प्रोस्पेक्टस वाली बात पता है, सेबी वाली बात पता है, तो हम इस तरह से लॉ इंटरप्रेट करेंगे ताकि दोनों लॉ की इज्जत रह जाए, दोनों एक्ट की इज्जत रह जाए, कोई भी एक्ट किसी दूसरे एक्ट को ओवरराइड नहीं कर सके। ठीक है, तो इस वाले केस में ये दोस्तों जो सेबी एक्ट है, हाँ जी बंधु ध्यान से सुनना, इस वाले केस में ये जो सेबी एक्ट है ये कंपनीज एक्ट को ओवरराइड नहीं करेगा और कंपनीज एक्ट सेबी को ओवरराइड नहीं करेगा। तो आप फिर प्रोस्पेक्टस में मिनिमम 90% बता दो सब्सक्रिप्शन, तो इससे बताओ कंपनीज एक्ट भी ओवरराइड नहीं हो रहा कि भाई ठीक है प्रोस्पेक्टस में जितना बताया उतना आ गया और सेबी एक्ट में 90 आना चाहिए तो वो भी आ गया। समझ गए? इस तरह से इंटरप्रेट करो ताकि दोनों एक्ट की इज्जत रह जाए। अब मुझे बताओ आईसीआई एक्ट और कंपनीज एक्ट में किस तरह से इंटरप्रेट किया जाए ताकि दोनों एक्ट की इज्जत रह जाए, कोई भी एक्ट ओवरराइड नहीं हो। किस तरह से इंटरप्रेट करना चाहिए बताओ? आईसीआई एक्ट कहता है सभी कंपनियों को मिला के 30 की ऑडिट होनी चाहिए, और कंपनीज एक्ट कहता है 20 कंपनियों की ऑडिट होनी चाहिए मैक्सिमम, लेकिन ओपीसी, स्मॉल, डॉर्मेंट, प्राइवेट को मिला के आप कितने भी कर सकते हो। बिल्कुल 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 ध्यान से सुनिएगा, इसको अब इस तरह से इंटरप्रेट कर लो कि भाई पब्लिक की तो वो मैक्सिमम 20 कर सकता है, पब्लिक की तो मैक्सिमम 20 कर सकता है, और प्राइवेट, ओपीसी, स्मॉल इनको मिलाने के बाद 30 कर सकता है। तो बताओ कंपनीज एक्ट भी ओवरराइड नहीं हुआ कि 20 कर सकता है और उनको तो तुम वैसे भी एक्सक्लूड कर रहे हो, और आईसीआई एक्ट भी ओवरराइड नहीं किया कि भाई सबको मिला के 30 कर रहे हैं। समझ गए आप बात? इस तरह से इंटरप्रेट करो दोस्तों कि कोई भी एक्ट किसी दूसरे एक्ट को ओवरराइड नहीं करे। ठीक है, समझ गए ना? और ध्यान से सुनिएगा, यदि मान लो हारमोनियस पॉसिबल नहीं हो, कल को आईसीआई एक्ट में लिखा हुआ मैक्सिमम 30, कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ मैक्सिमम 20, कैसे करें भैया? कुछ हारमोनियस लगा ही नहीं सकते, या तो 20 या 30। तो उस केस में स्पेसिफिक जो रूल है वो जनरल रूल को ओवरराइड करेगा। आईसीआई एक्ट अब सीए का स्पेसिफिक एक्ट है तो वो कंपनीज एक्ट को ओवरराइड कर जाएगा यदि हारमोनियस लगाना पॉसिबल नहीं है तो। ठीक है, आइए नोट्स में पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू और मोर प्रोविजंस ऑफ एन इनेक्टमेंट। इनेक्टमेंट का मतलब दोस्तों लॉ से होता है, ध्यान रखना। then we should follow the harmonious construction rule, that is interpret the law in such a manner so that effect can be given to all of them, ताकि हम सबको इफेक्ट दे सकें। ठीक है, अच्छा आगे लिख रखा है इफ टू और मोर प्रोविजंस कैन नॉट बी रिकंसाइल्ड विथ ईच अदर, दो या उससे ज्यादा प्रोविजंस एक दूसरे से रिकंसाइल नहीं हो पा रहे हैं, then one provision cannot override the other provision, that is effect must be given to all of them। एग्जाम्पल काट देना, ये पुराने मॉड्यूल में था, मेरे को एग्जाम्पल वैसे भी फर्जी लगता था ये, अब इंस्टीट्यूट ने भी इसको हटा दिया। सेक्शन 123 वाला ये नहीं पढ़ना आपको, ये एग्जाम्पल जो मैंने पढ़ाए हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, हाँ ये पूरा एग्जाम्पल ही दिया हुआ है, बस इतना तो मॉड्यूल से पढ़ लेना, और अब अपन इतना तो नोट से पढ़ लेना। अब अपन मॉड्यूल पे चलते हैं। ठीक है, हारमोनियस में तो मॉड्यूल में कहां पर आएगा, ये रहा मॉड्यूल में हारमोनियस में। देखो क्या है इसमें, देखो लिखा हुआ है, ये रहा, it is a basic rule of interpretation that if it is possible to avoid a conflict between two provisions on a proper construction thereof, then it is the duty of the court to construe them that they are in harmony with each other। कि यदि
यदि मान लो दो अपन लॉ में कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर सकते हैं तो कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि वो जितना ज्यादा हो सके चीजों को अवॉइड करने की कोशिश करे। ठीक है, बस इतना पढ़ लेना। और यदि मान लो एक चीज इसमें ये ध्यान रख लेना कि इसमें एक ये चीज ध्यान रख लेना, स्पेसिफिक रूल जनरल रूल को ओवरराइड करता है। आगे लिख लेना, इफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन इज नॉट पॉसिबल। हार्मोनियस लगाना पॉसिबल नहीं है तो फिर स्पेसिफिक जनरल को ओवरराइड कर जाएगा। नोट्स मिला के और जितना अंडरलाइन कराए उतना पढ़ लेना। हार्मोनियस कंप्लीट हो गया और ज्यादा माथा 25 अपने को नहीं करनी है इसमें। ठीक है, इतना लिख देंगे बहुत है। समझ गए हार्मोनियस? होप सो गाइस, समझ गए हो सब लोग? ठीक है, समझ गए? चलिए अब एक काम करो, हार्मोनियस के साथ में लॉ ने कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन आए तो नहीं है, आ सकते हैं, मॉड्यूल में नहीं है। ठीक है, अब देखो किससे रिलेटेड प्रोविजन है, देखो इससे रिलेटेड प्रोविजन है, सब्जेक्ट टू से रिलेटेड प्रोविजन है, नॉट विद स्टैंडिंग, ये पॉइंट ध्यान रखना, ये विदाउट प्रेजिड्यूस, ये तीन बातें आप थोड़ा सा इनके अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हाँ जी बच्चों, जल्दी से मुझे बता दो, सब्जेक्ट टू लिखा हुआ है, इसका क्या इफेक्ट होगा? मान लो कहीं पर ये लिखा हुआ है सेक्शन 13 इज सब्जेक्ट टू सेक्शन 14, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? कौन सी सेक्शन किसको ओवरराइड करेगी? कौन सी सेक्शन किसको ओवरराइड करेगी? सेक्शन 13 इज सब्जेक्ट टू सेक्शन 14, सेक्शन 14 ओवरराइड करेगी बिल्कुल 13 को। बिल्कुल सही कह रहे हो। वहां पे देखो हार्मोनियस लगाने की जरूरत ही नहीं है। यदि सब्जेक्ट टू लिखा हुआ है तो जो सेक्शन, जो रूल जिसके सब्जेक्ट टू है, समझ गया? जैसे सेक्शन 13 इज सब्जेक्ट टू सेक्शन 14, तो 14 ओवरराइड करेगी सेक्शन 13 को। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये यहां से पढ़ना सब्जेक्ट टू वाला। तो सब्जेक्ट टू व्हेन यूज्ड इन प्रोविजन इज दैट व्हेन same matter is covered by that provision and by another provision or enactment subject to which it operates and there is a conflict between them, then the latter will प्रिवेल ओवर द फॉर्मर। यदि मान लो कोई पर्टिकुलर प्रोविजन किसी सेक्शन के द्वारा कवर है और वो दूसरी सेक्शन के द्वारा भी कवर है जो सब्जेक्ट टू है, ठीक है, जैसे सेक्शन 13 में कोई प्रोविजन और सेक्शन 14 में भी है एंड सेक्शन 13 सब्जेक्ट टू सेक्शन 14 है, तो फिर आप ऐसे मान लेना 14 ओवरराइड करेगी। ठीक है, इतना इसमें ध्यान रख लेना। इसमें हार्मोनियस लगाने की बात ही नहीं है यदि सब्जेक्ट टू वर्ड यूज किया गया है। तो इसमें आप जैसे एग्जांपल, मेरा वाला सिंपल एग्जांपल देख लो, ऐसे लिख लो, इफ सेक्शन 13 ऑफ एन एक्ट इज सब्जेक्ट टू सेक्शन 14 of that act, then section 14 will override the section 13। ठीक है, चलो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दे रहा है, वो छोड़ दो, आप तो जो मैंने लिखा है वो आप ध्यान रख लेना। अच्छा बेटा, अब देखो नॉट विद स्टैंडिंग भी आता है कई जगह। नॉट विद स्टैंडिंग कई कई तरह से आ सकता है। या तो नॉट विद स्टैंडिंग आ सकता है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन अनदर सेक्शन और सबसेक्शन ऑफ दैट स्टैच्यू। बेटा इसका क्या इफेक्ट होगा? मान लो ऐसा लिखा हुआ है, मान लो सेक्शन 5 कंपनीज एक्ट की स्टार्ट हो रही है और उसमें लिखा हुआ है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन अनदर सेक्शन एंड सबसेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट।
उसी स्टैच्यू की। तो इसका मतलब यह है सेक्शन 5 पूरे कंपनीज एक्ट को ओवरराइड करेगी। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन अनदर सेक्शन और सबसेक्शन ऑफ दैट स्टैच्यू। तो इसका मतलब है कि वो जो क्लोज है वो अनदर सेक्शन और सबसेक्शंस को ओवरराइड करेगा, वो सेक्शन सुपीरियर है। जैसे सेक्शन 5, सेक्शन 5 में लिखा हुआ है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन अनदर सेक्शन एंड सबसेक्शन ऑफ दिस एक्ट। तो इसका मतलब सेक्शन 5 जो है उस एक्ट की, उसको मानेंगे चाहे पूरे एक्ट में कुछ भी लिखा हुआ हो। समझ गए? और यदि कहीं पर यह लिखा हुआ है दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन ए स्टैच्यू। देखो एक तो ऐसा लिखा हुआ है, पहले वाला तो ऐसा था, देखो भाई सेक्शन मान लो इसमें लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इन्होंने, एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि सेक्शन जो आपकी 42 है, टू सबसेक्शन 111 है कंपनीज एक्ट की, वो बोलती है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 9 एंड सबसेक्शन 10। इसका मतलब यह है सेक्शन 42 सबसेक्शन 11 विल ओवरराइड सेक्शन 42 सबसेक्शन 9 एंड सेक्शन 42 सबसेक्शन 10। और यदि कहीं पर यह लिखा हुआ है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन ए स्टैच्यू, यदि मान लो सेक्शन जो आपकी मान लो कंपनीज एक्ट की सेक्शन 8 सबसेक्शन 8 में लिखा हुआ है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस स्टैच्यू, इसका मतलब सेक्शन 8 सबसेक्शन 8 पूरे कंपनीज एक्ट को ओवरराइड करेगी। और दोस्तों यदि कहीं पर लिखा हुआ है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन स्पेसिफिक सेक्शन और सबसेक्शन ऑफ ऑल द प्रोविजन कंटेन्ड इन अनदर स्टैच्यू, ऐसा भी तो हो सकता है। मान लो कंपनीज एक्ट की सेक्शन नंबर 13 में कुछ रूल है और सेबी एक्ट में भी मान लो उसी टॉपिक से रिलेटेड कोई रूल है सेक्शन नंबर 40 में, और सेक्शन नंबर कंपनीज एक्ट की सेक्शन 13 में लिखा हुआ है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 40 ऑफ सेबी एक्ट। तो कंपनीज एक्ट की सेक्शन 13 उस अनदर एक्ट की सेक्शन 40 को ओवरराइड करेगी। तो इसका मतलब है दिस क्लोज विल प्रिवेल ओवर द अदर इनेक्टमेंट। और लास्ट में बेटा कई बार ये देखा होगा ऐसा लिखा हुआ है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। टाइम बिंग इन फोर्स का मतलब प्रेजेंट में जो लॉ चल रहा है, तो इसका मतलब वो जो सेक्शन है वो हिंदुस्तान के सारे लॉ को ओवरराइड करेगा। समझ गए? तो देखो सब्जेक्ट टू का मतलब होता है कोई प्रोविजन किसी दूसरे सेक्शन को सब्जेक्ट टू करके बनाया गया है, तो वो जो दूसरी सेक्शन है वो ओवरराइड कर जाएगी। जैसे सेक्शन 13 मान लो किसी एक्ट की बोलती है इज सब्जेक्ट टू सेक्शन 20, तो सेक्शन 20 विल ओवरराइड द सेक्शन 13। और नॉट विद स्टैंडिंग में देखो क्या होता है, यदि मान लो किसी भी लॉ में लिखा हुआ है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन अनदर सेक्शन और सबसेक्शन ऑफ दैट स्टैच्यू, तो वो जो सेक्शन है वो उस सेक्शन की वो जो दूसरी सबसेक्शन और सेक्शन को ओवरराइड करेगी। यदि कहीं पर लिखा हुआ है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस स्टैच्यू, तो वो जो सेक्शन या सबसेक्शन है उस पर्टिकुलर पूरे स्टैच्यू को ओवरराइड करेगी। कहीं पर लिखा हुआ है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन अनदर सेक्शन और सबसेक्शन ऑफ अनदर स्टैच्यू, तो वो सेक्शन अनदर जो स्टैच्यू उसकी सबसे उस पर्टिकुलर सेक्शन और सबसेक्शन को ओवरराइड करेगी। और कहीं पर लिखा हुआ है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, इसका मतलब वो सेक्शन हिंदुस्तान के सारे लॉ को ओवरराइड करेगी। यही था बेटा नॉट विद स्टैंडिंग का। ऐसा थोड़ा ध्यान रखना, कोई एग्जाम में क्वेश्चन आया तो नहीं लेकिन आ सकता है। और बेटा अगला पॉइंट देखो, 3 पॉइंट से रिलेटेड चीजें ध्यान रखना है, सब्जेक्ट टू नॉट विद स्टैंडिंग और विदाउट प्रेजिड्यूस। हाँ जी बच्चों, विदाउट प्रेजिड्यूस। विदाउट प्रेजिड्यूस के बारे में आपको मैंने 1-2 क्लास में पहले ही पढ़ाया था। रिया सोनी बिल्कुल सही जवाब दे रही हैं, विद नॉट हार्मिंग। विदाउट प्रेजिड्यूस का मतलब क्या होता है, जवाब चाहता हूं मैं, कौन बच्चा बताएगा मुझे। विदाउट इफेक्टिंग एनी अदर प्रोविजन। सही कह रहे हो बेटा। देखो एक चीज ध्यान रखना, हाँ जी बच्चों, मान जैसे आपको पता है कई बार सेक्शन अपन पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ रहता है कि भाई यदि आपने ये सेक्शन फॉलो नहीं किया तो आप पर क्या लगेगी, इतनी पेनल्टी लगेगी। ठीक है, आगे नीचे लिखा हुआ है जैसे मान लो किसी भी कंपनी ने डिस्काउंट पर शेयर इशू किए तो उस पर इतनी पेनल्टी लगेगी, और नीचे लिखा हुआ है जो पैसा आया है वो लौटाना भी पड़ेगा।
दोस्तों यदि आपने टाइम पर एजीएम नहीं की तो आप पे पेनल्टी लगेगी। और ऐसा लिखा हुआ है बाद में नीचे कि ट्रिब्यूनल में आप जा सकते हो, ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगी तो कंपनी को एजीएम हेल्ड करनी पड़ेगी, लेकिन विदाउट इफेक्टिंग द प्रोविजन ऑफ पेनल्टी, विदाउट प्रेजिड्यूस टू दिस सेक्शन। तो इसका मतलब पेनल्टी तो लगेगी जो लगेगी, यानी ये जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो उस प्रोविजन को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वो तो लगेंगे जो लगेंगे, ये एक्स्ट्रा और लगेंगे। समझ रहे हो ना आप बात? आपको याद होगा कंपनीज एक्ट में, मैं आपको याद दिलाऊं, ऐसी सेक्शन आई थी, सेक्शन 10A, आप पढ़ रहे होंगे चैप्टर 2 में, कि 180 दिन में वो डिक्लेरेशन देनी पड़ती है, नहीं देते हैं तो, एक मिनट, नहीं देते हैं तो आप पर पेनल्टी आएगी। हाँ हाँ, 10A सबसेक्शन 2 और 10A3 में लिखा हुआ है कि बिजनेस भी बाद में वो आपका वो बंद करा सकती है गवर्नमेंट। तो विदाउट इफेक्टिंग द प्रोविजन ऑफ 10A सबसेक्शन 2, यानी वो पेनल्टी के प्रोविजंस तो आप पे अप्लाई होंगे जो होंगे ही, उसके अलावा है ये 10A3 तो। ठीक है, विदाउट प्रेजिड्यूस का मतलब समझ में आ गया ना, कि ये इतना याद कर लेना, पर्टिकुलर प्रोविजन शेल ऑपरेट इन एडिशन टू एंड नॉट इन डेरोगेशन ऑफ जनरल प्रोविजन। जनरल प्रोविजंस के एडिशन में है, ऐसा नहीं कि उनको सब्सटीट्यूट कर देंगी वो चीजें। ठीक है गाइस, खत्म हो गया अपन अपना पूरा जो हारमोनियस था, उसके साथ में 3 पॉइंट और ध्यान रखने, कल को इंस्टीट्यूट पूछ लेगा तो आपको अंडरस्टैंडिंग है तो आप लिख दोगे, ये चीजें जो अंडरलाइन कराई है उतना पढ़ लेना आप। ठीक है, चलेंगे आगे, समझ गए ना भाई? चलो, कोई नहीं लिख रहा है, सबको लगता है कि कोई और कर देगा, कोई और कर देगा। लिटरल हो गया हमारा, रीजनेबल हो गया, हारमोनियस हो गया, बेनिफिशियल हो गया, इजडम जेनरिस हो गया। अगले पड़ाव पर दोस्तों हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं, और अगला पड़ाव है रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। क्या लिखा हुआ है? रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। आइए जी बच्चों, रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन में ध्यान से सुनना, आप कहीं पे थोड़ा सा नोट करना चाहो तो लिख लेना। रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन, चलना बंद हो गया भाई। एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन में दो रूल हैं, एक तो है देखो, और एंड, एंड ऐसे लिखना है, और एंड और एंड का, और एक है मे एंड शेल और डायरेक्टरी और मैंडेटरी। मे शेल, शेल के आगे मस्त लगा दो, डायरेक्टरी और मैंडेटरी, एंड मैंडेटरी। क्योंकि मे का मतलब क्या होता है? मे का मतलब वैसे होता है बेटा डायरेक्टरी, और शेल का मतलब होता है मैंडेटरी। ये वाला मेरे नोट्स में नहीं है, ये मॉड्यूल से कवर करना है आपको, ये वाला आप नोट्स प्लस मॉड्यूल दोनों से पढ़ सकते हैं। ठीक है, नोट्स प्लस मॉड्यूल दोनों से पढ़ सकते हैं। अच्छा बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात, और और एंड, एंड को पढ़ते हैं अपन। बेटा सबसे पहले मुझे आप बताओ, और एंड में क्या फर्क होता है? कौन सा कंजंक्टिव होता है और कौन सा डिसकंजंक्टिव होता है? आप भी सर हमें बच्चों वाले सवाल पूछ रहे हो। और ये रहा आगे, एक्सेप्शनल में एंड कंजंक्टिव है और डिसकंजंक्टिव है, बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो देखो, सबसे पहले एंड क्या होता है? एंड का मतलब होता है जॉइनिंग टू वर्ड्स। ठीक है, एडिशन करना नॉर्मली कंजंक्टिव होता है। ठीक है, इन इट्स कंजंक्टिव सेंस वर्ड इज यूज्ड टू कंजॉइन वर्ड्स, क्लॉज और सेंटेंस।
और क्या होता है, और का मतलब होता है डिसजंक्टिव, ठीक है, आइदर, आइदर दिस और दैट, समझ गए। तो सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हमें बता, ना 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 बेटा, ये तो नॉर्मल रूल है। अब रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में एक्सेप्शनल में एक्सेप्शन, कई बार एंड को और पढ़ा जाएगा और कई बार और को एंड पढ़ा जाएगा, कई बार एंड को और को एंड पढ़ा जाएगा। लॉ वाले से भी तो गलती हो सकती है। मान लो आप कोई लॉ पढ़ रहे हो और वहां पे लिखा हुआ है यदि आपने ये चीज फॉलो नहीं की तो आप पे 50,000 रुपए का फाइन, या फिर 2 इयर्स इंप्रिजनमेंट, या फिर 2 इयर्स इंप्रिजनमेंट, और बोथ लिखा हुआ है, तो भाई ये लिखा हुआ और है, यहां पर एंड आएगा, ठीक है। कई बार और को एंड पढ़ लिया जाता है और एंड को और पढ़ा जाता है। बेटा एक चीज बताओ, चलो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। कई बार लॉ मेकर का इंटेंशन जानने के लिए हमें और को एंड और एंड को और पढ़ना होता है। लॉ में लिखा हुआ है यदि कोई व्यक्ति, मान लीजिए बिना टिकट ट्रेन में ट्रेवल करता है तो 500 रुपए का जुर्माना एंड 3 महीने की जेल होगी। तो वो लिखा हुआ एंड है लेकिन उसको पढ़ेंगे, और क्योंकि इतना कोई मर्डर थोड़ी कर दिया यार किसी का, लिखने से एंड नहीं बन जाता, इंटेंशन देखना पड़ता है। और मान लो कोई बहुत ही गंभीर क्राइम है, वहां पर लॉ ने मान लो और लिख दिया, तो बताओ जुडिशरी उसको एंड मानेगी, समझ गए। नॉर्मली और का मतलब होता है डिसजंक्टिव, आइदर दिस और दैट। एंड का मतलब कंजंक्टिव, एडिशन करना। लेकिन कई बार और को एंड पढ़ा जाएगा, एंड को और पढ़ा जाएगा, ताकि लॉ मेकर का सही इंटेंशन निकले। यही है रूल ऑफ एक्सेप्शनल। तो देखो क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है कि बट समटाइम्स एंड इज रीड एज और एंड वाइस वर्सा टू गिव इफेक्ट मैनिफेस्ट इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर। बस खत्म कहानी, बस इतना ही पढ़ लेना। लेकिन कई बार लॉ के प्रोविजंस को इफेक्टिव बनाने के लिए नीचे वही बातें रिपीट कर रहा है, एंड को और पढ़ा जाएगा और को एंड पढ़ा जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? हाँ जी बच्चों, समझ रहे हो ना मेरी बात? कहीं पर लिखा हुआ है कि आप जो है वीक में मंडे एंड ट्यूसडे आ सकते हैं, मंडे एंड ट्यूसडे आ सकते हैं। तो एंड लिखा हुआ है तो मंडे एंड ट्यूसडे का मतलब दोनों दिन आना पड़ेगा, आ सकते हैं तो इसका मतलब वो एंड लिखा हुआ है लेकिन और पढ़ा जाएगा, और ट्यूसडे आ सकते हैं। समझ गए आप बात? वो सिचुएशन देख के आप पता लगा लेते हो। चलो यहां तक तो आप समझ गए। अब मे और शेल पे मूव करेंगे अपन। आओ जी बच्चों, मे मस्ट या शेल एक ही बात होती है वो वैसे। तो ये अपने पहले नोट्स में भी लिखा हुआ है, नोट्स से पढ़ लो ये चीजें, आप चाहे मॉड्यूल से रहने देना, नोट्स में अच्छा बताया हुआ है मेरा ये। तो नोट्स में देखो ये रहा, रूल ऑफ डायरेक्टरी और मैंडेटरी के नाम से भी कई बार आ चुका है एग्जाम में ये, ठीक है। एक मिनट होल्ड। हेलो, हाय मंजू। मत, हाँ 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 बताओ। नहीं 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 बताओ। मैडम कहाँ आ रही है? ठीक है, आप वैशाली आ रहे हो क्या? अच्छा ठीक है, तो फिर वैशाली आ रहे हो ना आप? ठीक है, मैं भी वैशाली आ जाता हूँ ना। हाँ पूछ लो वैसे। हाँ, मैं पूछ लेता हूँ, आप पूछोगे तो उनको ये लगेगा कि भैया आप बुलाना चाह रहे हो ना। हाँ जी बच्चों, होप सो समझ में आ गया सबको। यहाँ तक समझ गए? ब्रेक,
ब्रेक, रुक जाओ मैं पढ़ा देता हूं अभी मैं और मस्त, शायद उसके बाद स्टूडियो भी चेंज होगा। शायद 10 बजे स्टूडियो में किसी और की क्लास है। ठीक है, मुझे एक बार मे और मस्ट आप कंप्लीट करने। देखो, जनरली मे का मतलब क्या होता है? मे का मतलब होता है डायरेक्टरी। आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। और मस्ट का मतलब होता है आपको ऐसा करना पड़ेगा। यही होता है क्या मे और मस्ट में डिफरेंस? हाँ बताओ तो। अच्छा, कहीं पे लिखा हुआ है यू मे वियर हेलमेट, तो क्या हेलमेट पहनना कंपलसरी है या इच्छा है? पहन लो। यू मे वियर, अरे यू मे वियर, पहन पहन सकते हो, इच्छा है भाई, कंपलसरी नहीं, ऑप्शनल है। और कहीं लिखा हुआ यू मस्ट वियर हेलमेट या यू शुड वियर हेलमेट, पहनना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों कई बार मे को शेल पढ़ा जाएगा और शेल को मे पढ़ा जाएगा। यदि मे को फॉलो नहीं किया तो पेनल्टी लगेगी। कहीं पर लिखा हुआ यू मे वियर हेलमेट और नीचे लिखा हुआ इफ यू डोंट वियर हेलमेट देन दिस पेनल्टी विल बी इम्पोज्ड। तो बताइए क्या होगा? तो यहां पे, हाँ जी बच्चों, समझ रहे हो? मे को मस्ट पढ़ा जाएगा, यू मस्ट वियर हेलमेट, और नहीं पहने तो कोई पेनल्टी नहीं है, तो लिखा हुआ है मस्ट, लेकिन माना जाएगा मे। तो कुल मिला के मे का मतलब, जनरल मतलब देखो, डायरेक्टरी प्रोविजंस मींस प्रोविजन आर नॉट नेसेसरली टू बी कंप्लाइड, ठीक है। But sometimes directory provisions will be considered like mandatory provision, that is some may shall be read as must। इसमें लिखा हुआ where non compliance of may results in penalty और invalidity, कोई चीज invalid हो जाएगी, पेनल्टी लगेगी, तो मे को मस्ट पढ़ा जाएगा। समझ गए आप बात? और आगे लिखा हुआ है इफ नॉन कंप्लायंस ऑफ मे रिजल्ट इन सीरियस और ऑफेंसिव कॉन्सिक्वेंसेज देन प्रोविजन शेल बी डीम्ड एज मैंडेटरी प्रोविजंस। ठीक है। मैंडेटरी का मतलब देखो क्या होता है। मैंडेटरी का मतलब होता है कोई चीज आपको स्ट्रिक्टली कंप्लाई करनी पड़ेगी। इफ प्रोविजंस आर नॉट फॉलोड देन देयर इज अ प्रोविजन ऑफ पेनल्टी, देन इट विल बी डीम्ड एज मैंडेटरी। प्रोविजन फॉलो नहीं करोगे तो पेनल्टी लगेगी, तो वो मैंडेटरी है। समझ गए? बट समटाइम्स यूजिंग द वर्ड शेल मस्ट डज नॉट मीन मैंडेटरी। आगे लिखा हुआ है नॉन कंप्लायंस ऑफ मस्ट डजंट रिजल्ट इनटू पेनल्टी, तो फिर बताओ प्रोविजन डायरेक्टरी माने जाएंगे। तो कुल मिला के बात भैया ये है, यदि आपने मे को फॉलो नहीं किया तो पेनल्टी लगेगी, चीजें इनवैलिड हो जाएगी, सीरियस कॉन्सिक्वेंस होंगे, तो मे को पढ़ा जाएगा शैल और मस्ट। और शैल और मस्ट को फॉलो नहीं किया तो पेनल्टी नहीं लगेगी, ठीक है, तो पढ़ा जाएगा उसको डायरेक्टरी। कहानी खत्म हो गई है। अब देखो, कंपनीज एक्ट की सेक्शन 3 ये बोलती है ए कंपनी मे बी फॉर्म्ड फॉर लॉफुल पर्पज। तो मे बी मतलब इसका मतलब मे बी यानी अनलॉफुल के लिए भी बना सकते हैं क्या? ना 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 भैया, तुमने अनलॉफुल के लिए बना ली तो पेनल्टी लगेगी, कंपनी। समझ गए आप बात? तो वहां पे लिखा हुआ है मे, लेकिन पढ़ेंगे मस्ट की कंपनी मस्ट मस्ट बी फॉर्म्ड। देखो मैं आपको दिखा भी देता हूं लॉ में क्या लिखा हुआ है। लॉ में ये देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है सेक्शन 3 में, ये रहा सेक्शन 3 में, कहां गया भाई? हाँ ये रहा, ए कंपनी मे बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पज। तो मे का मतलब, हाँ इसका मतलब बना सकते हैं सर, अनलॉफुल ना बना के देखो तुम। समझ गए? तो मे को कई बार मस्ट पढ़ेंगे, मस्ट को शेल पढ़ेंगे, एक्सेप्शनल भी हो चुका है। बस लास्ट रूल रहा इंटरप्रिटेशन का। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आई थिंक स्टूडियो शायद चेंज होगा, ठीक है। या यही रहेगा, मुझे आइडिया नहीं है, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूं। बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। हाँ जी बच्चों। ब्रेक कब तक है? 10:10 पे आ जाओ आप, ठीक है। 13 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं, आराम से तसल्ली से पानी वानी पी लो, फिर 50 मिनट की क्लास पे और चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय। अभी तक के लिए, अभी 10:10 पे वापस स्टार्ट करते हैं क्लास को।
मैं तो नहीं जा रही भाई। आप लोग जाओ। रजिस्ट्रेशन आप लोग करवा रहे हो? पासवर्ड क्या है इसका? 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ भैया, इसमें एक्चुअली ना तो रिकॉर्डिंग ऑफ है इसमें।